प्यार आया तो गले लगा लो। प्यार में बस यही दो सच है। पूरा यूरोप आप लोग बाहर ले आए स्क्रीन में से। आई रियली वांटेड टू आस्क यू गाइस, क्या आपने अपने डायरेक्टर को कभी पूछा नहीं कि मतलब इतना प्यार आप हमेशा कनाडा में दिखा देते हैं, ग्लासगो में दिखा देते हैं, या खारदांडा सांता क्रूज में भी तो प्यार होता है, यहाँ दिखाओ। आई थिंक हमें एक थप्पड़ लग जाता अगर हम इस तरह के सवाल पूछते। ही इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड ही नोज बेस्ट, एंड आई थिंक जो भी डिसीजन उन्होंने लिया इट्स फैंटास्टिक। बहुत खूबसूरत लग रहा है नहीं? सर से बात भी हुई थी कि सर व्हाई आरंट वी डूइंग इट दिस इन इंडिया। ही सेड यार मैं बड़ी पिक्चर बनाता हूं यार, आई डू रावण एंड ऑल ऑफ दैट, आई मेक बिग फिल्म्स। और ठंड में शूट करने का मजा ही कुछ और था, सो वी वुडंट हैव इट एनी अदर वे। आई नो पूरियां खा लो फिर हजम भी हो जाती है, बिकॉज़ मौसम अच्छा है तो थोड़ा अमृतसर जैसा। बट थैंक यू गाइस, यू एब्सोल्युटली लुक ग्रेट इन द मूवी। यू आर अ ताइक्वांडो एक्सपर्ट। मैंने सुना कि मतलब हीरोइन की जान खतरे में तो आप हमेशा से सीना तान के उड़ के मारे मैंने वहां पे बहुतों को। Have you seen the first movie नेहा? मतलब देखा कि मतलब इसमें से कुछ हम उठाएं इसको, मतलब the movie was a legend पहली वाली। Of course I've seen it and it's a fantastic film, लेकिन मतलब it will be too big a thing to say when I'll say मैं कुछ उठाऊं, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। But of course I've loved the film and I in my head knew कि I don't have to take anything from the film because this is a totally different film and classics you don't touch. So we were very careful that हम ऐसा कुछ ना करें because the audience are very loyal towards that film, क्योंकि मुझे बहुत सारे tweets आते हैं saying I hope आप संदली को match up कर पाए and all that because there are such ardent fans of Tumbin. The first movie, yes. So this is different. One beautiful girl, दो मतलब absolute handsome hunks in a stubble. कभी कभी रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तब आप सबको बताना चाहते हैं कि रियल लाइफ में क्या करना चाहिए? आपको बड़ा कूल प्ले करना चाहिए या गो गेट द गर्ल करना चाहिए? आई डेफिनेटली फील गो गेट द गर्ल करना चाहिए बिकॉज वो खेलते खेलते आप कहाँ पहुंच जाएंगे आपको नहीं पता, तो यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू गो फॉर द किल। लाइक आज आपके सामने ही खड़े हैं हम, गोइंग फॉर द किल एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। फैंटास्टिक। कभी कभी मेन गर्ल के साथ उसकी कोई अच्छी सहेली भी होती है। बट आई लाइक टू कॉल बैक ऑन स्टेज अनुभव सर, भूषण सर, कृष्ण सर। एक और टीजर हमारा बाकी है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे सवाल हैं। वी हैव टू स्पीक अबाउट द मूवी एंड दिस ऑसम स्टार कास्ट जो इन्होंने चूज किया है। ये हम सारे हैं जिन्होंने मतलब फिल्म बनाने की शुरुआत करी थी और उसके बाद बहुत सारे लोग मिलते चले गए। ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है और उन सबको बहुत सारे लोग डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में। आशिम, मोरलेस आदित्य, माय डीओपी, आई एम मिसिंग हिम टुडे, युवन मुलिगन, माय प्रोडक्शन डिजाइनर जॉर्ज, निहारिका सागरिका, द स्टाइलिस्ट ऑफ द फिल्म, फारूक हुंडेकर, द एडिटर ऑफ द फिल्म, Kamod is here, the sound designer. And am I missing someone? If I am, please forgive me. yeah, I'll get there. And now I would like to call on stage director T-Series, Mr. Ajay Kapoor. The head of marketing, Mr. Vinod Bhanushali. इनको मैं बचपन से, मतलब जब से मैं इनको जानता हूँ कि इनको एक अलग नाम से बुलाता हूँ, मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे। बता दूं? नहीं ना? प्रिया, प्रेसिडेंट फिल्म्स, T-Series. And I would like to call on stage now the man who's actually, जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है इस समय कि पिक्चर का म्यूजिक कैसा है।
Ladies and gentlemen, please welcome on stage Ankit Tiwari. फिल्म के सारे गाने मेरे दोस्त श्री मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मनोज मुंतशिर। और फिल्म में एक बहुत स्पेशल, एक बहुत खूबसूरत गाना है जिसका मैं अभी नाम भी नहीं बताऊंगा, उसके बारे में अगले टीजर के बाद बात करेंगे। लेकिन वो गाना बहुत स्पेशल गाना है जो लिखा है श्री शकील आजमी ने, उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। किशन जी आप नहीं आए? अरे आए ना, मैं देखा नहीं, सॉरी। हाँ ये बैकग्राउंड में खेलते हैं। इधर आइए, इधर आइए। हाँ हमारी भी फोटो खींच लो ना प्लीज। और अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, इस फिल्म में कुछ किरदार ऐसे हैं, सारों को नहीं बुला पाए, लेकिन सारे लोगों को नहीं बुला पाया, कुछ लोग बिजी थे, शूट कर रहे थे। लेकिन वो दो किरदार जो पिक्चर में आपको बहुत रुलाएंगे और बहुत हंसाएंगे, सोनिया बलानी एंड मेहर विज। अंदर आइए सोनिया। मेहर कम, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, चलो यहाँ। और एक और आदमी जो सारी पिक्चर बनाने के बाद खेलना शुरू करता है, उसका नाम, वो जो पिक्चर को एक एक थिएटर तक लेके जाता है और ही मेक श्योर कि वो पिक्चर लोगों तक पहुंचे, लोग पिक्चर को देखें। प्लीज वेलकम अनिल थडानी। एक और टीजर है सर हमारा मूवी का। भगा रहे हो हमको? देखिए हमको ऑफिशियली स्टेज से भगाया जा रहा है। चलिए हम अपनी सीट पे बैठते हैं। यस Q&A के पहले मैं एक और टीजर देखना ही चाहता हूं बिकॉज इट्स रियली लुकिंग ऑसम। हाँ तो सर ये वाला विनिंग फॉर्मूला अपने पास एक है, एक मतलब वहां का एक रैपर बुलाओ और उससे गाना गवाओ, ऐसा गवाओ कि मतलब अगले सारे डब स्मैशेस उसी पे बने। ये फॉर्मूला एकदम अनुभव फॉर्मूला है। ऐसा नहीं, क्यों बदनाम कर रहे हो हमें? और भी है ना, तुम बिन टाइटल ट्रैक है, गजल है, जगजीत जी हैं। एक्चुअली मुझे जो सबसे ज्यादा इंसान मिस हुआ है तुम बिन बना, एक्चुअली मैंने पूरी टीम को बहुत मिस किया जिसके साथ तुम बिन वन बनाई थी, लेकिन जगजीत जी के साथ मैंने कुछ वीडियोस भी किए थे, उनसे एक मेरा अजीब सा अलग सा रिश्ता था और उनको मैंने बहुत मिस किया। मतलब अगर आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन देखें तो साल में कई बार ऐसा होता है मैं यूं ही लिख देता हूं कि क्यों चले गए आप, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मैं उनको बहुत प्यार करता था। उनकी एक्चुअली मैंने गजलें सुनना, मेरा पोएट्री में रुझान सिर्फ जगजीत सिंह के कारण हुआ, क्योंकि मैंने 13-14 साल की उम्र में जगजीत सिंह को सुनना शुरू किया। फिर देन आई नॉट ग्रेजुएटेड बट देन आई वेंट ऑन टू हियर बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, गुलाम अली साहब, बहुत सारे लोग। तो उनको मैं बहुत सारा प्यार आज भेजना चाहता हूँ। और ये बड़ा मुश्किल काम था कि उस गज़ल को रिक्रिएट किया जाए, उसको दोबारा से लिखा जाए, जो शकील साहब ने बहुत कमाल लिखा है। इवन इफ आई से सो, मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसा बोलेंगे। बट वी मिस हिम, वी लव हिम एंड आई होप ही इज समवेयर हियर वाचिंग इट। और उस लेजेंडरी आवाज को वो कुछ सेकंड्स के लिए जो सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज के लिए एक बार जोरदार। दैट वॉइस। कैन वी प्लीज स्टार्ट द क्वेश्चंस? हाय अनुभव जी, आलोक आपके सामने। मेरा सवाल है कि 1 के बाद जब 2 आएगी तो तुलना होती है, और तुलना के लिए आप कितना तैयार हैं? तुलना के लिए तैयार हो नहीं सकते यार, अच्छी फिल्म बना सकते। उसका एक तनाव और दबाव है, क्योंकि वो रोज ट्विटर पे बहुत सारा प्यार है, उस प्यार में एक बहुत प्यार भरी धमकी भी है कि गाने उतने अच्छे हैं ना। तो कल वो अंकित ने एक बड़ा अच्छा सा एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें लिखा कि तुम बिन से अच्छे गाने बनाने की कोशिश नहीं की है, अच्छे गाने बनाने की कोशिश की है। तो हालांकि उस फ्रेंचाइज की फिल्म है, दबाव तनाव हाँ व्यक्तिगत है, मेरे ख्याल से सबके ऊपर है। इसको आप संदली जैसा कर पाएंगी, आप प्रियांशु जैसा कर पाएंगे, वो सारे दबाव हैं, लेकिन उससे डील नहीं कर सकते ना। कैसे डील करें उसको? बस आप अपना बेस्ट कर सकते हैं और मेरे ख्याल से अपना बेस्ट हुआ है। भूषण जी, अगर मैं तुम बिन को याद करूं तो उस समय कैसेट्स भी आए थे, डायलॉग से भरे हुए कैसेट्स आए थे, गाने आते थे, सब कुछ आता था। तो वो उस दौर के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे कि वो कैसा, किसका आइडिया था उस डायलॉग्स वाले कैसेट्स? उस दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिलीज होता था, डायलॉग्स भी होते थे, सॉन्ग्स भी होते थे।
सो वो एक समा था जिस टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे नहीं, सो एवरीथिंग वाज फिजिकल सेल्स। तो फिजिकल फॉर्मेट में जितनी चीज़ें, उस टाइम सीडी भी नहीं थी, नहीं सीडी थी एक्चुअली, उसी टाइम लॉन्च हुई थी। तो सब चीज़ें लोग फिजिकल फॉर्मेट पे ही सुनना पसंद करते थे। अनलाइक टुडे, आज सब चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना है या जो भी चीज़ चाहिए। सो वो एक दौर मिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हैंड्स ऑन रहता था। कोई भी चीज़ आपको बनानी है, आप फिजिकली उसको सर्कुलेट करो, आपको 3 दिन में मालूम चल जाता था कि ये गाना हिट हो रहा है या म्यूज़िक हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो वो एक चीज़ है जो मिस की जाती है, लेकिन वी हैव टू रन विद टाइम्स। आज टाइम बदल गया, आज कैसेट्स तो ख़त्म हो गई हैं, सीडीज़ भी ख़त्म होने वाली हैं। सो दैट्स इट। और मुझे कास्टिंग के बारे में अगर थोड़ा आप जिक्र करें कि किस तरीके से 2 की कास्टिंग हुई। वो ही मतलब एक तनाव, मुकेश छाबड़ा पता नहीं आया कि नहीं आया, बोल तो रहा हूँगा, नहीं आया। तो मुकेश छाबड़ा साहब को बोला गया कि हमको 2 नए लड़के और 1 नई लड़की चाहिए। तो आपको ये जान के हैरत होगी कि ऑडिशंस एक्चुअली चले बहुत लंबे समय तक हम देखते रहे, बट 3 में से 2 एक्टर्स, उस डिटेल में नहीं जाते हैं, बट 3 में से 2 एक्टर्स फर्स्ट टेप में आ गए थे। पर आप ढूंढते रहते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं हुआ, एम आई डूइंग माई बेस्ट। तो वो एक सिलसिला चलता रहा, पर मुझे अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूं कि मैं बहुत पॉम्पस ऊपर शायद हूं नहीं उतना, लेकिन जो काम इन तीनों ने किया है, मुझे पता नहीं कि मैं और किसी 3 एक्टर से भी काम करा सकता था कि नहीं करा सकता था, जितना अच्छा इन्होंने काम किया। Hi Neha, this is Ashi from Music India. Hi. और नेहा, आप 2 साल बाद ऑलमोस्ट आ रही हो बिग स्क्रीन पे। नहीं, इससे पहले रिलीज हुई थी जो शॉर्ट फिल्म मूवी की बात करें तो कितना एक्साइटेड हो और कितना प्रेशर भी है आपके ऊपर? जो भी नई फिल्म होती है, whenever I start, मैं बहुत नर्वस होती हूँ, क्योंकि प्रेशर होता है। आई मीन, आई ऑफ कोर्स हैव वे मोर प्रेशर देन एवरीबडी एल्स, क्योंकि नहीं सर, आपका भी है थोड़ा, बिकॉज somehow I'm still trying to make it, I'm still trying to prove to the world and to myself that that there's a certain dream that I have for myself. So with every film it's trying to achieve that. तो nervousness होती है, excitement होती है, it's a mix of everything. Hi, this is Faridun from Bollywood Hungama. Neha, this is the first time that you're the most recognizable face in a movie, and somewhere the entire onus is on your shoulders. How do you look at this? Because there'll be like phenomenal promotions as well. The music looks amazing. How do you look at that? First of all, I want to thank 4 people majorly for this. Mukesh Chabra, obviously the casting director of this film, who actually gave me this opportunity, because sometimes with your films not working, there's not so much faith in your talent, you know what I mean? And Mr. Ajay Kapoor, who showed so much faith, Mr. Bhushan Kumar, who showed so much faith, and of course Anubhav Sinha, who actually cast me in the film. So first I need to thank these people who could see talent when not everybody could see it. Then again, taking that gap for 2 years was something that I decided, because I wanted to make sure I do something that's potentially something that my audience wants to see me in, I want to see myself in, and there is something to do in the film, just not hang around, dance behind the trees, the regular girl in the film kind of stuff. So this is a film where I have the opportunity to showcase my talent, and I'm really utterly grateful to all the people who thought that I could. So I am thankful, but at the same time I'm so very nervous, because this is the first time where I've got that opportunity to show what I can do. So now it's for the audiences, for all you guys to tell me how you like it. Yeah. आदित्य, आशिम, मेरा सवाल आप दोनों से, पहले तो क्या मुझे ही लग रहे हैं या बाकी को भी लग रहे हैं कि आप दोनों एक जैसे लगते हैं चेहरे में? नहीं, ये आई थिंक पहली बार ही सुन रहा हूं मैं। अच्छा, तो आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप अलग अलग बताएं while shooting with अनुभव? Firstly, huge thanks to sir, huge thanks to everybody out here. And मैं सोच के आया था कि मैं क्या बात करूंगा सर के बारे में, because there's too much to tell. एक होता है that when you have a big director on board and when you're a newcomer, तो the director tries to say कि ये चीज सही है, इसको इस तरीके से करो. But sir बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे. He wasn't a dictator. He was more like we were working on a democratic set. तो अगर मुझे कुछ डाउट होता था या मुझे कुछ कंफ्यूजन थी, तो सर बहुत अप्रोचेबल थे. मैं जाता था सर के पास, मैं कहता था कि सर ये कंफ्यूजन है और could I do it this way? तो या तो 2 ऑप्शंस थे, या तो सर would convince me or I would try and convince sir कि maybe even this can work. So that is a very big thing for an actor, because it lets you grow as a person and as an actor. And अगर आपने टीजर में भी देखा होगा the kind of lines that are in the film,
कि लाइफ में जो हम चाहते हैं और जो हम चुनते हैं उसके बीच में हमारी कमजोरी छुपी होती है और कभी कभी ताकत. दिस लाइन व्हेन आई रेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में. मैंने कहा सर A, B and C. He said fair enough. बट इसमें A, B, C, D, E, F till Z है जो सर ने मुझे बताया. तो दैट हेल्प मी एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन टू ग्रो. So hats off to him. Thank you so much, sir. अच्छा अभी सच्ची वाला बताते. सर पैसे तो इसी के मिले थे. अगर आप भी. Yeah, first of all, again, thank you very much, Anubhav sir, for giving Aditya and I and everybody this opportunity. It was a fantastic experience for me. It's been such a joyride. And I think Aditya has covered pretty much everything. तो मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया इसने. But working with sir was he was so easygoing because from the day one जब हमारी workshops शुरू हुई, we were so well prepared. जब हम set पे गए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा because हमारी workshops में we covered pretty much everything and he made sure that we did that. तो जब हम गए set पे, जब हमने shooting करनी शुरू हुई, there were very few times जब मेरे दिमाग में एक सीन था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था या सर के लिए एक completely different point of view था. तब हमारे बीच में वो थोड़ा तनाव था कि he would tell me कि please भूल जा because it's stuck. Or there were very few times that happened, but otherwise it was all a cakewalk because he had prepared us so well, and it's a treat for a newcomer, especially like me because ये मेरी पहली film है. So it was absolute a cakewalk because he just made it very easy, and उसके बाद बस we didn't have to do much, to be very honest. मैं सच्ची बता रहा हूँ, लोग झूठ बोल रहे हैं. एक सवाल अंकित से भी होगा मेरा. अंकित, हमने टीजर में 2-3 पीसेस भी देखे, लाइक एक गजल वाला था, लाइक कोई फरियाद की शुरुआत भी थी, और जगजीत साहब तो नहीं है लेकिन रेखा जी की आवाज भी हमने सुनी उसमें. तो किस तरीके का ओवरऑल, अगर आप थोड़ा म्यूजिक के बारे में आज बता दें, फिर एक कोई और प्रेस कॉन होगी भी. सर एक सेकंड. सर या आपका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर. जगजीत जी की आवाज, मैं एक्चुअली सोच रहा था ऊपर आऊं कि यहां से बोलूं. तो अंकित, मेरा सवाल है कि हमने कोई फरियाद का एक पीस भी सुना स्टार्ट में, देन रेखा जी की आवाज, देन जगजीत साहब का. सो ओवरऑल म्यूजिक जब आपको दिया गया अनुभव की तरफ से, तो कैसा अनुभव आपका रहा? सर जब तुम बिन टू का म्यूजिक की बात शुरू हुई तो बहुत ही डरा हुआ अनुभव था मेरा. मैं एक दो चीज़ों को लेके बहुत डर गया था. सबसे पहले ये जो गज़ल की बात आती है, और भूषण जी से भी बात हो रही थी, अनुभव सर से भी बात हो रही थी, तो ये हुआ कि इसको हम लोग रिक्रिएट करते हैं. तो वहाँ एक मुझे हल्का सा डर हुआ क्योंकि वो गज़ल सबकी फेवरेट है, और हम फंस रहे थे कि यार सिंगर्स का क्या करें, किसको लाएं. जगजीत जी तो वो उनकी जगह कौन गाएगा, कैसे हम कंप्लीट करेंगे वो जगह. तो फिर एक बार हम अनुभव जी के साथ बैठे हुए थे रूम में और म्यूजिक सिटिंग चल रही थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम जगजीत जी की आवाज ही यूज करते हैं. और फिर हमने पता किया कि पुराने टेप्स सर के पास थे, और एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं टी सीरीज के लिए जरूर. आई वांट टू थैंक द टी सीरीज टीम की, इतने खूबसूरती से मुझे वो पूरा टेप जगजीत जी की आवाज. कितने हो गए? 16 साल हो गए. 16 साल पुरानी आवाज अभी भी रखी हुई है. सो उसके लिए आई थिंक तालियां तो बनती है. इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग. और मुझे जानकर सर, अब एक बात आपको और बता दूं, मुझे आवाज मिली है EQ है उसमें रिवर्ब लगा हुआ है, उसमें वो प्रॉपर जितने भी VST प्लगइन्स थे उस वक्त वो यूज हुए हैं. एक वो आवाज मिली है और एक हमें टेप भी मिल रहा है जो रॉ फुटेज है. आई डोंट नो सर, ये तो पूछना पड़ेगा सर से कि कहाँ रखा था, कैसे रखते हैं आप लोग. वो सब याद था, वो मुझे मिल गया है. फिर हमें उनके कुछ जो शेर हमें लगे इंपॉर्टेंट, सर हमने कितने 6 शेर यूज किए, और उसके बाद सर ने पूरे, रेखा जी ने गाया, देन हमने कोशिश की है कि मीनिंग चेंज ना हो और स्टोरी के साथ साथ वो अच्छे से जाए. सो या दैट्स इट. Anubhav ji, in any love story, you have to have like dialogues that stay with you, and that becomes like something for the longevity part of it. You have a very interesting dialogue, प्यार reasonable नहीं होता, बस बेवजह होता है, which definitely stays with you in the first viewing itself. Could you tell us something about this particular dialogue and who has written it, and if you have more such dialogues in the film? 7वीं पिक्चर में पहली बार टाइटल लिया है, written and directed by. So that answers the second half of your question. पता नहीं यार, मैं ना
बनारस में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे पान की दुकान में भी किंग करते हुए विमूढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। 90% लोगों को समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला। एक हिंदी का शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसका मतलब होता है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हिंदी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है। वो पान की दुकान पे आपको ये शब्द मिल जाएगा। एंड देन आई स्टडीड इन अलीगढ़, एंड जैसा मैंने बताया 13-14 साल की उम्र से गजलें सुननी शुरू की जगजीत सिंह साहब के थ्रू, और फिर मैं अलीगढ़ पहुंचा तो फिर मैं बहुत दूर भी निकल गया उर्दू भाषा के साथ। आपके वालिद साहब से भी मुलाकात का एक सिलसिला रहा है अलीगढ़ में। आई हैड द फॉर्चून टू सिट विद बी इन द सेम रूम विद हिम, एंड तो हाँ, वहां से थोड़ी सी भाषा वो आई, तो हिंदी और उर्दू दोनों को थोड़ा थोड़ा जानने का मुझे सौभाग्य हुआ। और मुझे लगता है वो मेरा अपना चरित्र है शायद, जो भाषा में, फिल्म की भाषा में आपको दिखता है। आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो लाइन, मेरी बड़ी प्रिय लाइन है, वो आपको अच्छी लगी। मुझे आशा है कि जैसे ही ये टीजर इस कमरे से बाहर निकलेगा, बाकी लोगों को भी अच्छी लगेगी। आदित्य आश्रम या सेंटर, जब कोई न्यू टैलेंट बॉलीवुड में आता है तो वो किसी को एडमायर करता है, कोई उसका आइडल होता है, तो आपका आइडल कौन है? I think सारे new age जितने भी actors हैं, they're all very good. I really like Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, the energy that he brings. All these new actors, their energy is fantastic. So I think that's the idea. वही उसी energy के साथ just imbibe that and keep moving forward. There's no question कि मतलब they're all very very good. So it will be wrong for me to say that keep, you know. But if I really like somebody, I would definitely say Fawad Khan. उनका जो ठहराव है and the way he talks and even his acting, I really admire him. So yeah. I actually follow Ranbir Kapoor a lot because he's got everything, the way he acts, the way he performs and everything. उसके अलावा I admire Hrithik Roshan a lot. Nobody dances like him. And there are quite a few actually. अगर देखे जाए तो break down करना पड़ेगा. Romance nobody can do like Shah Rukh sir. The style nobody has like Salman sir. तो it's actually a mixture जो हर एक से लेना पड़ता है. And but yeah, these are the people I follow. And there's one more guy. He's huge, Will Smith, who I idolize. Yeah. And Neha, tell us one thing. What made you to choose this script? Because आप 2 साल के बाद ये स्क्रिप्ट को चूज किया हो, तो ऐसी कौन सी खास बात आपने देखी? एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या खास बात है, बट इट इज so simple, the narrative is so simple and it's so beautifully said, and such a human story that it'll touch your heart, and it has to touch everybody's heart. So when I read it, I felt like that this is something special and I need to be a part of it. So I guess the story, the screenplay, everything, and of course the setup, the director, the production house, all that of course. But it's a human story which should connect to everybody, just like it did with me. Hi, सुरभि फ्रॉम जी न्यूज़। मेरा सवाल भूषण सर से है। रावण में एकॉन ने गाना गाया था चमक चलो, जो कि बहुत हिट हुआ था, तो क्या इस मूवी में भी हमको वो सॉन्ग कोई उनका सुनने को मिलेगा? एक्चुअली वी आर ट्राइंग समथिंग फॉर उस फ्लेवर का, कुछ एक फ्यूजन गाना जो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बने, उसके लिए हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, विच वी विल रिवील इट सून। कौन ही गाएंगे? अभी अंडर रैप्स है, वी विल डिसाइड सून। मुझे ऋषि कपूर के एक सवाल का जवाब देना है। बोले खार ढांडा में और बांद्रा में लव स्टोरी नहीं होती क्या? उधर बर्फ नहीं गिरती भाई, बर्फ गिरती तो रोमांस आता है। बर्फ गिराओ मैं उधर बनाता हूँ। हाँ सर, वही होता है ना कि मतलब मैं इधर बैठे बैठे सोच रहा था, एंड आई वांटेड टू आस्क अंकित कि किसी ऐसे बाहर के स्टार को लाके गाना गवाना, उसको हिंदी सिखाते वक्त आप अपने बाल खींच लेते हो वो, या वो आपके बाल खींच लेता है? व्हाट इज द टफ पार्ट? डिपेंड करता है कि हिंदी आपके बाल तो अच्छे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने अपने नहीं खींचे। उनके भी बाल देख लो, समझ में आ जाएगा किसने किसने खींचे। but does he sing like that? Yeah, he's आप ब्रावो की बात कर रहे हैं, I'm sure. Yes. तो बॉलीवुड चैंपियन एक हिंदी वर्जन बनाया था उनके साथ, तो वहां से हमारी दोस्ती हुई थी। सो यार फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया सर से, देन हमने डब किया है ब्रावो को। और लेट्स सी। एक और सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा। मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था, आपके पास कड़क डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, लोकेशंस, एवरीथिंग। आप ये मूवी कोई भी नाम के साथ रिलीज कर सकते थे, व्हाई यूज तुम्बिन ओनली? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये फिल्म की तो बर्थ ही तुम्बिन के साथ हुई है। सो इट्स नॉट द अदर वे राउंड की पहले कहानी चुनी और फिर तुम्बिन चुना। ये मतलब मैं और भूषण जी बात करते रहते हैं दूसरी फिल्मों की भी, लेकिन ये जो एक वार्तालाप था ये स्पेसिफिकली तुम्बिन के मुतालिक था कि तुम्बिन बनाते हैं। और
इनकी पहली फिल्म थी तुम बिन, भूषण जी की। ज्यादा लोगों को याद नहीं, इन्होंने 50,000 फिल्में बना दी उसके बाद, तो लोग भूल गए हैं। लेकिन तुम बिन इनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी, तो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी। मेरी माँ को बहुत पसंद थी ये फिल्म। अनफॉर्चुनेटली वो मैं उनको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन तो उनके लिए भी है। तो ये शुरुआत एक्चुअली तुम बिन बनाते हैं से हुई थी, और फिर तुम बिन के लिए कहानी लिखी गई। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी और लव स्टोरी बना के उसको तुम बिन नहीं कह सकते। तुम बिन से कुछ चीजें कुछ लोग अपने साथ लेके गए थे और 15 साल अपने साथ रखी हैं कुछ चीजें, वो चीजें दोबारा डिलीवर होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो मुझे ऐसा फील होता है कि हुआ है। अब वो 18 नवंबर को पता चलेगा, 17 से पता चलना शुरू हो जाएगा एक्चुअली। अंकित जी इधर आपके पास जब कोई फिल्म आती है तो आप पहले उसके म्यूजिक बनाना पसंद करते हैं या गाने लिखने के बाद उसके अनुसार म्यूजिक बनाते हैं? सर डिपेंड करता है, कभी कभी लिरिक्स पहले मिल जाते हैं तो हम म्यूजिक। ज्यादा ऑप्शन बने हैं, गाना बना है और मुझे अच्छा लगता है गाना बनने के प्रोसेस में रहने का। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि आप गाना बना के लाइए फिर मुझे सुनाइए फिर मैं बोलूँगा अच्छा बुरा। तो मैं गाने की बनने के प्रोसेस में होता हूँ, तो उसका इंसेप्शन स्टेज से मेरा खुद का एक एंडोर्समेंट और रिश्ता होता है। तो कोई अगर ये बोलता है कि मैंने परेशान किया तो झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं इस तुम बिन 2 की म्यूजिक की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। इसका म्यूजिक जो जितने एक गाना है जो बहुत स्पेसिफिकली एक सीन के, वो तो गाने की तरह ट्रीट नहीं किया गया है, पर उसको गाना है और वो सबको बहुत पसंद है। तो अभी गाना हो चुका है वो। और इस पूरे म्यूजिक हमारे बनने के प्रोसेस में मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब ये म्यूजिक कंपनी है वो अलग बात है, लेकिन भूषण जी के जो कान है उनका मैं बहुत कायल हूं। तो मैं और अंकित गाना बना के और फिर उसके बाद एक ये क्योंकि हमारी पहली ऑडियंस होती है भूषण कुमार, देयर इज ऑलवेज दैट एंजाइटी, इज इट रीचिंग टू द ऑडियंस और नॉट, एंड सो दैट एसोसिएशन इज besides the process of making the song, and I'm not saying because he's Bhushan Kumar and he's the owner of T-Series and all of that, I'm actually talking about it as a collaborator. And nobody asked me this question, I needed to say this. And then फिर कॉल आता, अंकित शूट मिक्स नहीं भेजा सर का, और ये बहुत अच्छी बात है सर की कि प्रोसेस जितना होता है with great music. What have you retained from Tumbin? And do you think that you're cashing on the title as well? Don't make it sound negative. Yes and no. I mean, one would end up cashing in on the success of the first one. That's why you make the second. But I don't think it's a very negative endeavor. You can also look at it as a tribute to your own creation. That is the second half. First half क्या था मैडम? Sorry. क्या क्या रिटेन किया है वो बड़ा मुश्किल है बताना। मतलब अभी मैं बताने जाऊंगा तो वो बहुत क्लिनिकली मुझे आपको बहुत सारे डिटेल्स इस फिल्म के बताने पड़ेंगे जो मुझे इस समय नहीं बताने चाहिए। बट मैं ये वादा करता हूं ऑडियंस से कि आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक नई फिल्म देख के निकलेंगे, लेकिन आप तुम बिन देख के निकलेंगे। तो ये रिटेन किया है या प्लान आउट किया है? ये बात बाहर करेंगे, आज तुम बिन की बात करेंगे सिर्फ। We have time for one more question. इन 2 का वी कैन प्रेस कॉन को अंजाम दे सकते हैं। फिर गाना कैसे सुना देंगे? हेलो सर 1 वाले का आज आप लोग रिकॉर्ड करके फिर उधर पे बजाओगे? नहीं करेंगे सर, प्रॉब्लम हमारी वाट लग जाएगी। 1 वाले जितना, हाँ मतलब जितना हमने सुना मैं उतना। यारा तुम बिन जीने में सांसें चुभे सीने में, तुम बिन जिया जाए ना, तुम बिन रहा जाए ना। थैंक यू। अच्छा अभी ऋषि एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे मालूम आप भगाओगे हमको नहीं सर, लेकिन मैं ना ये एक स्टेज और ये माहौल में पूरी टीम के साथ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। आपको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमारे लोग खींचेंगे। तो प्लीज 3 मिनट बर्दाश्त कर लो। जल्दी आ जाओ पूरी टीम, दिस इज फॉर अस। थैंक यू गाइस।
रहा जाए ना। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अभी ऋषि एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अब मुझे मालूम है आप भगाओगे हमको नहीं सर, लेकिन मैं ना ये एक स्टेज और ये माहौल में पूरी टीम के साथ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। आपको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमारे लोग खींचेंगे। तो प्लीज 3 मिनट बर्दाश्त कर लो, जल्दी आ जाओ पूरी टीम। दिस इज फॉर अस। थैंक यू गाइस। देखा एंड प्लीज नोट दिस, पहले डायरेक्टर देखा है जो अपनी मूवी के टीजर लॉन्च पे सलीम शाही जूते पहन के आते हैं, जूते पूरे से यू टर्न मार रहे हैं ऐसा। सर ये जूतों की भी एक अलग कहानी होनी चाहिए। आई एम श्योर इट्स एज डैजलिंग एज द मूवीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, पर ये क्यों? यार मुझे गोल्डन जूते बहुत पसंद है। मुझे किसी बड़े आदमी ने बताया था जिनको जूतों का शौक होता है वो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। अच्छा। हाँ तो पता नहीं मुझे ये बात पहले पता चली है, मुझे शौक पहले से था, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं, और दूसरा मैं अमृतसर गया हुआ था, दरबार साहब वहां से बाहर निकला दर्शन करके, जय हो, तो एक छोटी सी दुकान दिखी, मैं उसमें घुस गया। हाँ। तो वहाँ ये इस तरह के जूते थे बहुत सारे, तो वो थोड़ी देर में पता नहीं कैसे वो शॉपकीपर जो था उसको समझ में आया कि मेरे पास पैसे हैं। तो वो मुझे ऐसे स्पेशली ऊपर वाले फ्लोर पे ले गया और उस दिन उसने मुझे लूट लिया। मैं 12-15 जोड़ी जूते ले आया। 12-15? तो एक ये रखा हुआ था जो मैंने पहना नहीं था आज तक, मुझे लगा ये बहुत ढिंच है, इसको पहनता हूँ। सही है, तो ऐसा लगता है आपने पैरों में पूरा दुबई पहन लिया है। थैंक यू सो मच। बट यू नो आई एम गोइंग टू कम बैक टू द मूवी तुम बिन, आपकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू। तब क्या प्रेशर था, अब क्या बदल गया है? तुम बिन 2 कितनी ज्यादा अलग है पहली वाली से? मैं भी परसों बाल कटाने गया, मैं सोचा फोटो खींचेगी तो बाल कटा लेता हूँ। तो मेरे को ना अपनी शक्ल तभी दिखती है जब मैं बाल कटाता हूँ। तो मैंने देखा तो बहुत बाल सफेद हो गए थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने पहला सफेद बाल पहले तुम बिन की शूटिंग के टाइम देखा था। तो ये एक बड़ा भयंकर कनेक्शन है सफेद बाल का और दोनों तुम बिन का। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता था भूषण जी के लिए, तो ऐसा ही एक वीडियो में शूट करा था वाटर वर्ल्ड में, वाटर किंगडम ना। यस, वाटर किंगडम। तो 3 बजे सुबह भूषण जी का फोन आया, बोले कि अच्छा आप पिक्चर बनाओगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में, दुनिया में किसी को भी ऐसे कोई पिक्चर ऑफर हुई होगी, पिक्चर बनाओगे? तो मैंने कहा सर पिक्चर ही बनाने आया था बॉम्बे, अभी सीरियल बनाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, क्यों नहीं बनाऊंगा, कहानी है। मैंने कहा हाँ कहानी भी है। तो बोले मैं आ रहा हूँ कल बॉम्बे आ रहा हूँ, रात को खाना खाते हैं, कहानी सुनाओ। तो आई स्टिल रिमेंबर किशन जी, भूषण जी, मैं, तो हम लोग ऊपर नीचे रहते थे, तो इनके घर पे डिनर कर रहे थे। तो मैंने इसे 2 लाइन में तुम इनकी कहानी सुनाई। भूषण जी ने मुझे 11 रुपए दे दिए निकाल के। हाँ, ये इनका शगन है। इन्होंने मुझे तुम बिन 2 के लिए भी 11 रुपए का ही शगन दिया था। नहीं, बाद में ज्यादा दिए, वो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन वो 11 रुपए दे दिए और तुम बिन 1 शुरू हो गई। ऑनेस्टली सच बताऊं तो अभी 6 फिल्में बना चुका हूँ, ये 7वीं है जो आपके सामने आ रही है। पिक्चर की हिट होना, चलना, नहीं चलना, वो एक अलग बात होती है। पिक्चर का एक लंबे समय तक जिंदा रहना एक अलग बात होती है।
जो मुझे लगता है कि तुमबिन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोच के देखो 2001 से लेकर 2016 के बीच में कितनी फिल्में आई होंगी जिनको लेकर के सीक्वल को लेके, सीक्वल तो नहीं है वैसे, फ्रेंचाइज है, जिसको लेके इतना एक्साइटमेंट हो। आई थिंक कुछ 2-3 साल पहले से, जब से 2 का दौर शुरू हुआ है, तो ट्विटर पे, फेसबुक पे भयंकर प्रेशर रहा है कि ये तुमबिन 2 बनाई जाए। और भूषण जी ने भी कहा कई बार, पर मेरे पास कहानी नहीं थी कोई। फिर एक दिन कहानी हो गई तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा एक कहानी है, सुनोगे आप? बोले आ जाओ। तो मैं गया, मैंने कहानी सुनाई, इन्होंने फिर 11 रुपये दे दिए मुझे। और उसके 3 महीने के बाद हम लोग स्कॉटलैंड में शूटिंग कर रहे थे, एंड वी हैड सो मच फन। नहीं सोनिया, मेहर जरूर होते हैं, दैट मच चेंज ही विल डेफिनेटली गिव यू। 11 रुपये खर्च नहीं होते ना, ऑब्वियसली वो रखे जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। वो लोग जिन्होंने आप में बहुत ट्रस्ट दिखाया, जिन्होंने म्यूजिक में बहुत ट्रस्ट दिखाया, और जिन्होंने एज प्रोड्यूसर्स, एज यू नो, एज कंपनी पहली बार लीड किया इस मूवी के साथ, मैं कृष्ण कुमार सर, भूषण कुमार सर को बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज। हाँ, पहले किशन जी जो मतलब हमेशा बैकग्राउंड से खेलना पसंद करते हैं और नजर नहीं आते हैं, पर इनका हमेशा हर फिल्म में, कम से कम मेरी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या बात है। किशन जी और भूषण जी, जिनको मुझसे उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन मैं इनको सर बोलना पसंद करता हूँ और इनको मैं आप बोलना पसंद करता हूँ। एक्चुअली आज हिंदी दिवस है, मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि हिंदी में बात करूंगा। तो मनोज मुंतशिर खामोश। तो मैं, आप हिंदी में बात कर, प्रेस को हिंदी ही पसंद है एक्चुअली। वेरी गुड, इसी ये भी डिप्लोमेटिक मूव था। सर आज इनसे पहली बार मैंने 6 वर्ड से ज्यादा सुने, हर बार ओके यस वाला रिप्लाई ही देते हैं। आप आते नहीं हो ना आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी। सर लेकिन तब की तुमबिन, अब की तुमबिन, दोनों का म्यूजिक का सीन बहुत बदल गया। मतलब कभी मुझे कोई बता रहा था कि तब कितने कैसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे ना। हम एक फिल्म का म्यूजिक जज करते थे फिजिकल सेल्स के हिसाब से। कैसेट्स जितनी बनती थी, लाखों कैसेटें बनती थी, तो हमें पता चलता था। मुझे अभी तक याद है जब तुमबिन का हमने म्यूजिक लॉन्च किया था, तो मैंने इनको अनुभव जी को बोला था कि एक ही दिन में हमारी 5 लाख कैसेट्स बिक गई हैं। और उससे पता चलता था कि कितनी पॉपुलैरिटी और कितना क्रेज था उस म्यूजिक का, और जिस तरीके से एवरी डे कैसेट्स आती थी, क्योंकि मैंने उसी टाइम, आई थिंक उससे 3 साल पहले से ही मैंने बिजनेस शुरू किया था। और ये गेज होता था एक म्यूजिक को कि पर डे लॉन्च के बाद कितनी कैसेट्स जाती हैं। अगर एक लेवल तक पर डे अगर 1 लाख कैसेट्स बिकती हैं, तो उससे एक आपको कनेक्ट मिलता था, यार ये म्यूजिक बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, और उससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे भी फर्क पड़ता था। तो वो एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती थी। और आज म्यूजिक इज मोर डिजिटल, तो आज आप रेवेन्यूज आती हैं, लेकिन आपको एक वो कनेक्ट और वो फीलिंग नहीं आती। मतलब आप एक जज नहीं कर पाते हैं कि यार म्यूजिक कितना पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज टुडे वी टॉक अबाउट व्यूज एंड हिट्स एंड ऑल विच यू कैन buy as a promotion and everything, so एक judgment नहीं मिल पाती। तो that was a very हाँ actually वो बहुत handable था। मतलब उसमें जिस तरीके से हम जज कर पाते थे, बहुत कनेक्टेड महसूस करते। और ये सब आपने तब जज किया था एट 21। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि कभी भी आशीष नेहरा को ये नहीं बोलते कि तू ओपन कर और छक्का मार। जब आपने ये मूवी बनाई तुमबिन 1, तब देयर वाज गदर, देयर वाज लगान, और तब आपने आशीष नेहरा को बोला कि जाके तू छक्का मार। इनके साथ compete करना वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। सी जैसे कि इन्होंने भी बताया, अनुभव जी ने, कि हम काफ़ी म्यूज़िक एल्बम्स बनाते थे। हमने इससे पहले दीवाना एल्बम बनाई थी। वो भी मेरी फर्स्ट म्यूज़िकल एल्बम थी जो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ में हमने बनाई थी। इट्स नॉट लाइक कि मैंने सिंगर को या म्यूज़िक डायरेक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उन्होंने गाने बना के दे दिए। तो वहाँ से मैं आई वॉज टेस्टिंग माई ईयर्स एज अ म्यूज़िक कंपनी ओनर कि मैं म्यूज़िक बनाना जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। उसकी सक्सेस के बाद एक कॉन्फिडेंस मिला, काफ़ी एल्बम्स बनाई जो बहुत चली। देन वन डे एज ही सेड कि मैंने इनको फ़ोन किया, ये म्यूज़िक वीडियो ही शूट कर रहे थे हमारा उस टाइम, कि फिल्म बनाते हैं। और उस टाइम सीरियसली स्पीकिंग फिल्म्स के बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं था। म्यूज़िक को सोच के ही हमने फिल्म बनाने की सोची कि यार म्यूज़िक तो अच्छा होगा, अच्छा बना लेंगे, और इससे हमारा एक मालूम भी चलेगा कि हम फिल्म म्यूजिक बना सकते हैं, नहीं बना सकते। चलो बहुत बढ़िया। आज 2 टीजर्स हमारे पास लाइंड अप है। सर ने मुझे खास याद दिलाया है कि ऋषि, एक टीजर, मतलब तुम मुलुंड से इतने दूर से आओ तो फिर एक ही कैसे दिखाऊं तुमको। तो सर टीजर्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वो हुआ कुछ यूं कि एक्चुअली एक छोटी सी खबर है, एक्चुअली पता नहीं शायद बड़ी हो कि हम लोग एक साथ 2 टीजर्स रिलीज कर रहे हैं। और उसकी कहानी कुछ यूं रही कि हमको जो हमारी प्रोमो मेकिंग टीम है, ट्रिगर हैप्पी, अमित और राहुल वगैरह, उन्होंने हमको 2 टीजर दिए कि आप इसमें से एक चूज कर लो, अच्छा लगे तो मैं और भूषण जी साथ में देख रहे थे और दोनों बहुत अच्छे लगे। अब दोनों में से कोई भी कमिटी नहीं कर रहा था कि कौन सा टीजर पहले एयर पे जाए, और अचानक दोनों के मुंह से साथ साथ निकला, दोनों रिलीज कर दें। और हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम 2 टीजर्स रिलीज करेंगे। तो पहले आपको एक टीजर दिखाया जाएगा, उसके बाद थोड़ी बातचीत करेंगे और फिर एक और टीजर दिखाया जाएगा। तो पहले टीजर के लिए तैयार? ऑलराइट, लेट्स डू दिस।
Shakil sir, if you could come back and join us on stage again. Shakil ji. Shakil sir. मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जगजीत जी का, क्योंकि ये गज़ल तुम बिन में पहले की थी 15 साल पहले, और अब वही आवाज़ को रखा, तो इसलिए जो पहला जो शेर है उसमें वहाँ पे टेस्ट था कि अगर वो निभा लिया गया तो आगे की गज़ल तो गा ली जाएगी, वो स्केल में है, क्योंकि मेरी रेंज में की नहीं जा सकती थी वो कंपोज बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, और उनकी आवाज़ को रखना ही सबसे बड़ा और ज़रूरी काम था। तो अंकित सो ब्यूटिफुली कंपोज्ड इट, और उसमें अंतरों में उन्होंने मेरा ख्याल रखा, पर स्थाई में वो ज़रूरी था कि उसमें निभ गया, बस मसला अफजाई के हम्बल हो रही है, हम्बल हो रही है। भूषण सर को भी बुला लें स्टेज पे। भूषण सर को भी बुला लें। भूषण जी नहीं आ सके। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि हम संभाल लेंगे। पर आप लोग आए, आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो गा नहीं सकता, मेरा मूड नहीं है एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच। नहीं गाना, तो बस ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू फॉर कमिंग। वंडरफुल नाइट। तुम बिन 2 जरूर देखिएगा, और थिएटर में देखिएगा तो हम लोगों को कुछ फायदा होता, वरना केबल पे नहीं होता। आइए, प्लीज आइए ना सर। अच्छा, खाली वेव करने के थोड़ी शोर मचा रहे थे। ज्यादा एकदम कड़क आज का दिन। सर, यू हैव नोन जगजीत जी पर्सनली, सब फर्स्ट नेम बेसिस पे, फोन पे आप उन पे बात कर लेते थे। आज तो मतलब आपके पास किस्सों का ऐसे मतलब एक भंडारा होगा। हाँ, थोड़े से हैं, मतलब मैं बता सकता हूँ, अच्छी इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली थोड़ा सा पहले से जगजीत से जिससे जो मेरा पहला तारुफ हुआ वहां से शुरू करना चाहूंगा। मुझे लगता है मैं बोर नहीं करूंगा आपको, लेकिन मुझे मन है बताने का। मैं बनारस में बड़ा हुआ, बड़ा वैसे अभी तक ठीक से नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ बनारस में बड़ा हुआ, और वहाँ कबीर चौरा नाम के एक मोहल्ले में रहता था मैं। वो बाद में समझ में आया कि वो संत कबीर का मोहल्ला था जहाँ वो बड़े हुए थे। तो रोमांस का ये प्रॉब्लम है कि हाइंडसाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जब चल रहा होता है रोमांस तो उतना मज़ा नहीं आता। तो मेरे घर में, चूंकि हम बनारस में रहते थे, तो हिंदी पान की दुकान पे भी ऐसी बोली जाती है, जो यहाँ पे एक आध शब्द बोलूंगा तो ऐसा मतलब वो बाउंसर जाएगा। एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, ये बनारस में पान की दुकान पे मिल जाएगा शब्द। इसका मतलब बता देता हूँ। क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा, किम कर्तव्य विमूढ़। तो उस समाज में मैं पैदा हुआ। मेरे कबीर की वहाँ कुछ तो आत्मा रही होगी। कबीर पढ़ा, रहीम पढ़ा, रसखान पढ़ा। हमारी गली में बहुत बड़े बड़े नाम ये लोग जानेंगे, पंडित किशन महाराज, पंडित उदय महाराज, ये लोग हमारी पीछे वाली गली में रहते थे, जिसका नाम अब श्रीमती सितारा देवी पथ है। सितारा देवी जी वहाँ रहती थी। शोले की लीला मिश्रा जी मौसी, उनका भी घर उस गली में था, और हम अक्सर उस गली में सुबह गुजरते थे, कभी दूध लेने जाने के लिए, कभी क्रिकेट खेलने जाने के लिए। तो वहाँ पे रियाज चल रहा होता था, और हमको पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं, और वो तबला और वो घुंघरू और वो आलाप, उस दुनिया में बड़े होने का सौभाग्य हुआ। उस वक्त पता नहीं था, सौभाग्य आज पता चलता है। मैं तकरीबन 13 साल का था। हमारे गली के नुक्कड़ पे एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे कैसेट्स आया करते थे। तो वहां पर एक कैसेट दिखा, अनफॉरगेटेबल्स बाय जगजीत सिंह। तो समझ नहीं आया क्या है। उसमें फिल्मों की कैसेट खरीदते थे, ज्यादातर भजन होता था, फिल्में होती थी। वो लेके आए और सुना उसको, तो उसमें एक नज्म सुनी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और उसमें एक लफ्ज का इस्तेमाल हुआ जो था सबब। सबब का मतलब समझ नहीं आया।
और फिर कुछ और लफ्ज मिले उसमें जिनका मतलब समझ में नहीं आया, और फिर उनको जाना गया, और फिर गजल जो विधा थी जिसको जॉनरा कहते हैं ऑफ पोएट्री, वो समझ में आई। वो थोड़ी सी समझ में तो नहीं आई अभी तक, लेकिन हाँ उससे परिचय हुआ। तो जगजीत सिंह का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में ये है कि मैंने एक नया जॉनरा उनके कारण सुनना शुरू किया, और एक नई भाषा से मेरा तारुफ हुआ जिसको उर्दू कहते हैं, और फिर उस दिशा में मैं और आगे गया। उसके कुछ ही महीनों बाद अनूप जलोटा साहब जिनसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, उनकी गजलों से तारुफ हुआ, फिर पाकिस्तान की तरफ रुख हुआ। आजकल थोड़ा मुश्किल है उधर रुख करना, लेकिन बहरहाल रुख हुआ और मेहंदी हसन साहब से मुलाकात हुई। 14 साल की उम्र में मुझे बेगम अख्तर से ऑलमोस्ट इश्क था, जिसको अभी भी कम, हाँ ऑलमोस्ट इश्क था। वो मुझे मिल जाती तो मैं कुछ तो कह ही देता उनसे। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ जब मैं 13-14 साल का था, बनारस शहर में इन लोगों से मुलाकात हुई, एक नया आर्ट फॉर्म सीखने सुनने को मिला। और फिर बंबई आया तो एक दिन भूषण कुमार जी, जिन्होंने मुझे बहुत सारा काम दिया पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि गजल, मैं म्यूजिक वीडियोस बनाता था उस जमाने में, सोनू निगम के, सब, उदित नारायण जी के, सबके। तो उन्होंने कहा एक गजल शूट करनी है जगजीत जी की, और वो मेरे लिए मतलब सौभाग्य का एक नेक्स्ट माइलस्टोन था। तो जगजीत जी से मैं मिला, बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं उसके बाद उनके साथ। और जब हम लोग ये, मैंने दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि 10 तारीख को उनके लिए एक ट्रिब्यूट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को ऐसा नहीं समझ में आया कि पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं इसलिए जगजीत जी को। और फिर मैंने सोचा जिसको लगना ऐसा लगे, मैं तो प्यार से कर रहा हूँ, बातें करने वाले तो कुछ भी बात कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तय किया गया, ये करेंगे। उस बीच में एक बहुत सारा उनके साथ समय बीता जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूंगा। उसमें सबसे पहला इंटरेक्शन उनका ये था कि जब मैं उनको मिला तो वो, जगजीत जी एक रेगुलर गजल सिंगर वाली पर्सनैलिटी नहीं थे। वो आप लोगों को पता नहीं, जो नहीं मिले उनको शायद ऐसा लगता होगा, वो मस्त पंजाबी आदमी थे, खाना पीना गाना उनको अच्छा लगता था। तो मैं खड़ा हुआ तो मुझसे बात कर रहे थे, कुछ बात करते करते मुझे ऐसा अचानक लगे कि तो नॉर्मल आदमी है। तो मैंने बोला शायद मुझे आपसे मिलना ही नहीं चाहिए था। तो बड़े वो हैरत में आ गए, बोले क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो मैंने कहा नहीं सर, आप तो नॉर्मल आदमी हो, मैं तो समझता था आप भगवान हो। तो यहाँ से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई, जो फिर आगे बहुत दूर तक गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उनसे जानी सीखी। मैं अक्सर उनको रात को फ़ोन कर देता था कि सर वो क्या गज़ल थी अपनी वो? तो बोले कौन सी? तो मैंने बोला वो वाली सर। तो मैं कुछ बोल के उनको समझ में आता था कि इसको सुननी है मेरे मुंह से, तो फिर वो 2 शेर गा के सुना दिया करते थे। तो ये मेरा एक प्रिविलेज था जो मुझे उनके साथ रिश्ता होने के कारण मिला। एंड आज बहुत ज़रूरी था कि उनको मिस कर रहा था मैं मुसलसल, कि तुम बिन पहली बनाई थी, उसमें एक गज़ल जगजीत जी की थी जो कुछ तकरीबन 7.5 मिनट की थी। उस वक्त पता नहीं था कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी। मुझे भी याद है कि वो डबिंग कर रहे थे और मैं स्टूडियो से सीधा एयरपोर्ट जाने वाला था, और वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था जो वो गा रहे थे। और जगजीत सिंह गा रहे हो, आपको पसंद नहीं आया तो आप कैसे बोलेंगे? तो मेरे लिए बोलना भी बड़ा मुश्किल था। बहरहाल वो पैकअप हो गया और हम निकलने लगे। मेरा एयरपोर्ट का टाइम हो गया था, तो वो निकलते मेरे कंधे पे हाथ रखे, थोड़ा उनको ऊंचा रखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने रखा और बोले कि मज़ा नहीं आया ना? तो मैंने कहा हाँ सर, मज़ा तो नहीं आया। तो बोले ठीक है, ये लिपसिंग नहीं है तो आप जाओ, आप शूटिंग करो, मैं इधर पीछे से डब करके रखूंगा और आपको मज़ा आएगा, आप चिंता मत करो। और फिर मैं जब शूट करके लौटा तो मुझे स्टूडियो में बताया गया कि वो 3 बार आए थे और 3 बार में उन्होंने वो गज़ल डब की थी। वो गज़ल है जो आप लोग सुनते रहे हैं। और फिर जब तुम बिन 2 बनाने लगा और मैंने ऐसा तय किया कि उस गज़ल का इस्तेमाल इसमें भी किया जाए, तो बहुत लाजमी था कि उनको याद किया जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए और उनको मिस किया जाए। मैं तो आज सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और सेलिब्रेट कर रहा हूँ। याद तो मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो बस इतनी बातें फिलहाल। अभी मैं मुझे एक थोड़ी सी बीमारी है, मुझे नए लोगों के साथ फिल्में बनाने में, नए एक्टर्स के साथ फिल्में बनाने में मज़ा आता है। और भूषण जी पता नहीं क्यों मुझे उसमें सपोर्ट करते रहते हैं, वो आए नहीं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, भूषण कुमार जी, टी सीरीज़। तो मैं उन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ आप लोगों को एक एक करके। और पहले मैं बुलाता हूँ आशिम गुलाटी को। आशिम आप आ जाएं। ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपका इन्हें आशीर्वाद मिले। ये इतने सीधे नहीं है जितने दिख रहे हैं, लेकिन मैंने बोला था कि ऐसे कुछ तमीज़दार लोग आए हैं, समझदार लोग आए हैं, तो तमीज़ से पेश आना। तो ये आशिम गुलाटी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आशिम से जानना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप बताएं कि आपका जगजीत जी से पहला इंटरेक्शन व्यक्तिगत ना हो, पर क्या रहा और कैसा रहा? मुझे उम्मीद है कि मतलब कुछ थोड़ा सा गज़ल सुन के मज़ा सा नहीं आया होगा ना उस उम्र में। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस खूबसूरत सी रात का हिस्सा बने हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच। जगजीत जी के बारे में, तो माय फादर, मेरे पिताजी बहुत ही बड़े फ़ैन हैं जगजीत सर के। एंड तो मैं जब छोटा था तो वो मुझे गाड़ी में छोड़ते थे स्कूल, तो उस टाइम पे थोड़े अंग्रेज़ी गानों का ज़्यादा शौक था हमें। तो वो
अपना मैं चलाते थे, मैं अपना गाने चलाता था और डैड हमेशा बोलते थे कि ये सब मुझे समझ नहीं आता, एंड देन ही वुड प्ले हिज जगजीत जीज गजल्स, एंड जब वो बजाते थे तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, और ऑब्वियसली उस टाइम अक्ल थोड़ी कम थी। जैसे जैसे बड़ा होता गया बाद में बताऊंगा। समझ आती गई कि यही असली गीत है, और जो मैं सुनता आया तो उसमें इतना it wasn't that much fun for me, but I feel somewhere I'm an old soul, तो मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं अब जाके। So yeah, that was my memory of Jagjit sir, and I hope that I'm sure he is here with us in spirit and watching over us. So yeah. थैंक यू। सुन, ये बोल रही है कि इनको बहुत प्यार आ रहा है जगजीत जी पे, उनकी 2 लाइनें गाना चाहते हैं, नहीं गाने दूं ना? अनूप जी, हरिहरन जी, रेखा जी, नहीं गाने दूं? अच्छा, तो दो लाइनें बस। माफी चाहता हूँ, आप मुझे इसके बाद यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, जूते भी मार सकते हैं, बट ये मेरे फादर ने पहली बार ही मुझे यही सुनाया था, तो मैं वही गाना गाऊंगा, जस्ट 2 लाइन्स, सो बेयर विद मी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सॉरी, और नहीं गाना क्या? सॉरी जी, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि पागल है तू, रुलाएगा क्या अब? तो मैं निकलता हूँ, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी एंड लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और अब हम ज्यादा नहीं, आपको मैं जगजीत सिंह जी से जब तारुफ हुआ था ना म्यूजिक में, तो मैंने जैसा बताया फौरन अनूप जलोटा जी से तारुफ हुआ था, और जब मैं हॉस्टल गया पढ़ने तो मैं अनूप जी को बता रहा था अभी कि रोज रात को तकरीबन 1 साल तक लाइट्स ऑफ करके चदरिया झीनी रे झीनी सुने बिना मैं सो ही नहीं सकता था, और वो इतना कमाल था। 1 साल सुना है, मतलब मुझे मालूम है आप लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, 1 साल रोज रात वो बजाए रात को अंधेरे में, और मैं वो सुनते सुनते सोया हूं। कैन आई प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अनूप जी। सर, so you and Anup ji, thank you. आदित्य सील, आप आशीर्वाद दे उसे। आदित्य सील, मैं एकदम सेम चीजें करने वाला हूं कि जगजीत जी से पहला तारुफ, अगर वो गजल नहीं भी अच्छी लगी थी तो बता देना, पहली बार जगजीत जी के बारे में कब सुना और उसके बाद उनके काम से क्या रिश्ता रहा? वैसे थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर, एंड जो भी आपने प्यार दिया है हमारे 2 गानों को, इट्स ओवरवेलमिंग। और सर आपने कहा कि जगजीत जी का कोई एक गजल जो मुझे शायद पसंद भी ना आया हो, ऐसा कोई गजल हो ही नहीं सकता। मैंने गाने को बिल्कुल नहीं कहा था, पहला वाला भी गा के गया, तुम भी ऐसा कोई इशारा कर रहे हो। मैं करूंगा सर, बिल्कुल गाऊंगा। तो पता है कौन बैठे लोग यहाँ पे? तो गुस्ताखी माफ। ये आपका तरीका है ट्रिब्यूट देने का। बिल्कुल, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग अ टाइनी ट्रिब्यूट टू द बिग मैन। जो मैं गाना चाहूंगा वो है, जब मैंने पहली बार सुना जगजीत जी के बारे में, दैट वाज होश वालों को खबर क्या, फ्रॉम सरफरोश। तो एक छोटी सी कोशिश होगी मेरी। ला 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 ला, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए,
इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। ये एक्टिंग इससे बेटर करता है। That's a promise. But I want to thank you all. You guys are such wonderful audience. मतलब आप लोग सुर में भी गा रहे हैं, उधर अनुज जी बैठे हुए थे और जब पहले गाया जा रहा था और आप सब लोग साथ में गा रहे थे, सब सुर में थे। तो ये एक फैंटास्टिक है। और मैं इससे पहले कि जाऊं, मेरी दोस्त है कुछ 25 साल पहले से, वो तब 11 साल की थी। फिर हम लोग, मैं अपनी फिल्में बनाता रहा, वो अपने गाने गाती रही, सुपर हिट गाने गाती रही, जबान पे नमक लगाती रही, कलेजे में आग लगाती रही। और एक दिन एक पार्टी में मिली और मैं उनसे हमेशा कहता रहता था कि क्या बात है, क्या कर रही हो आप रेखा। और एक दिन रेखा ने मुझे बोला कि गाना मत गवा लेना कभी मुझसे, एक पार्टी में ऐसे बोला मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने कभी गाना रेखा के साथ किया नहीं। और फिर एक दिन जब ये मौका आया, जब ये गाने को, इस गजल को हम रिक्रिएट कर रहे थे, तो मौका आया तो मैंने फोन किया इनको। तो इससे कुछ लंबी सी घंटी बजी और उन्होंने कुछ नींद में फोन उठाया। हाँ अनुभव, ऐसे बोलती हैं ये और इनके पति दोनों सेम तरीके से फोन उठाते हैं। हाँ अनुभव। तो मैंने कहा रेखा कहाँ हो? मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तो मैं गाना, अच्छा अब तुम मुझसे गवा रहे हो गाना? तो मैं एक हफ्ते में आती हूँ, फिर मैं गाती हूँ। तो फिर वो आई और उन्होंने गाया, क्योंकि जगजीत जी के गाने के साथ मुझे फीमेल वॉइस डालनी थी और मुझे और कोई मतलब बेहतर ऑप्शन इससे था नहीं। और उन्होंने इसको इतनी खूबसूरती से निभाया जितना उसको प्यार गजल को मिल रहा है। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा रेखा भारद्वाज को। तो रेखा बैठ रही है? ओके। सो मैं आप लोगों के बीच में से हट जाता हूँ। रेखा, हमारा बचपन, जवानी सब गुजरी जगजीत जी को सुनते हुए। और हम सब ये कहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट है, क्योंकि हमें जगजीत जी ने जो रेवोल्यूशन वो म्यूज़िक में लेके आए, गज़ल में जो हार्मनी, गिटार्स और कीबोर्ड्स का जिस खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ फ्लूट, वायलिन, अपने अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी उसमें इस्तेमाल, वो हमारे लिए, हमने एकदम वो तब्दीली जो थी एकदम शुरू से, एकदम बेस लेवल से हमने देखी। और वो उसका जो असर है, वो असर ऐसा है कि जब उस टाइम पे इतने बड़े वाला टेप रिकॉर्डर होता था, कैसेट प्लेयर, तो मेरे पापा ने बनाया था। और मैं, क्योंकि हमारे घर तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं थे कि अपना बेटा हो या कुछ हो, तो रात में दिल तो टूटते थे, कभी इश्क भी होता था, ये सब चलता ही रहता था। तो उनके कैसेट सुनती थी, और वो इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर जो है वो रज़ाई या खेस में ले करके और उसमें सुनते हुए, तब की आवाज़ उन तक भी कम जाए कि जब वो सो जाते हैं उस टाइम पे तो ऑब्वियसली आवाज़ कम हो, लेकिन ऐसा आलम था कि उनको इस तरह सुना। पे कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में उनकी चीज़ें गाई, तो ये दौलत भी ले लो या और चीज़ें उनकी गाई जाती थी। और अर्थ की जो गज़लें थी वो हमारी सबसे ज़्यादा उस वक्त फेवरेट थी। और उन गज़लों में जो सारे दिल का जो बयान होता था, तो वो हम लोगों का भी उन्हीं गज़लों से होता था। पूरे ग्रुप में बैठ के सब लोग गाते थे। और जब आता था रेखाओं का खेल है मुकद्दर, तो मैं बोलती थी देखो मेरा नाम गा रहे हैं वो। और मेरी एक कॉलेज में आने के बाद मुझे ऐसा लगता था, एक ख्वाहिश थी, आई न्यू कि बड़ी फार फेस्ट है और इसका तो कभी पॉसिबल नहीं था होना, लेकिन बस एक ख्याल आता था कि मतलब मेरी आवाज़ कभी अगर जगजीत जी के साथ होगी तो कैसी लगेगी। But I never ever entertained that thought, and almost after 33 years, it's come true, and it's a big blessing for me, क्योंकि मुझे जगजीत जी का आशीर्वाद मिला है। उनके लिए इनफैक्ट एक फिल्म में म्यूज़िक दे रहे थे, तो तब गाना भी गाया था, एक फोक सॉन्ग। और जब भी वो मिलते थे तो हमेशा ये कहते थे कि अच्छा अब तुम्हारे फिल्म में कितने गाने हो गए, तो गिनती बतानी होती थी। और उसके बाद जब मैं बोलती थी हाँ जी अब 20 हो गए, अच्छा 22 हो गए, तो बहुत बड़ा ही खूबसूरत मुस्कुराते थे। और उन्होंने मुझे एक और दिया था, क्योंकि शादी के बाद आके मैं उनसे मिलती थी, विशाल लेकर गए थे और आवाज़ अच्छी लगती थी उन्हें, रुदारी। फाइनली उन्होंने 1-2 साल बाद मुझे कहा कि बहुत अच्छा है,
मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आवाज़ में चमक पैदा करो। तो उस वक्त मुझे बात उतनी समझ नहीं आई थी, बस दर्द इतना हुआ था उस बात का कि उसके बाद रियाज बहुत बढ़ा दिया, और जब वो चमक आई तो समझ आई ही बात के क्या कहा था उन्होंने। और ऑब्वियसली फिर जगजीत जी से मुलाकात होती थी तो वो उन्होंने अपने लेवल पे वो गुरु का एक रोल अदा किया। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि गाना सीख कर ही हम गुरु से मिलें, ये जो बातें हमें गुरु मिलते हैं ये भी एक गुरु ही कर सकते हैं। तो आई एम नर्वस, क्योंकि एक तो अनूप जी ने कहा मैं आंख बंद करके भी गाती हूँ, तो आप लोग उठ मत जाना, ज़्यादातर आंख बंद रहेगी, कोशिश करूँगी। और दूसरा ये भी है कि वो कबूतर बिल्ली वाला हाल भी है कि डर के मारे मैं आंख बंद कर लूँगी तो मुझे लगेगा बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, तो थोड़ा घबराहट में भी आंख बंद रहेगी। कोशिश है, क्योंकि मैं मतलब कागज़ की कश्ती और ग्रुप में गाने के अलावा मैंने स्टेज पे, मुझे याद नहीं है पिछले 20 साल में मैंने जगजीत जी की कोई गज़ल गाई है, क्योंकि आई कुड नेवर डेयर टू सिंग। अब कोशिश कर रही हूँ। Something about the way you talk, you will never know the reason why. मेरी हिम्मत नहीं है वो तो बाकी सरगम गाने की। तो एक आवाज, कुछ आवाजें जो है ना चेहरे वो गानों के साथ जुड़े, चेहरे गानों के साथ जुड़े रहते हैं। तो तू ही रे सबसे पहले सुना था मैंने, और उसके साथ एक चेहरा जुड़ गया हमेशा के लिए, और उसकी यात्रा देखिए वहां तक गई जो हमने अभी गाया थोड़ी देर पहले, जो गाने की कोशिश की। तो हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ शुक्रिया के साथ। अभी मैंने उनका फोन नंबर लिया तो पता है मैंने क्या नाम सेव किया, डी हरिहरन। सो इनवाइटिंग डी हरिहरन स्टेज। बाजी नमस्कार। जब भी मैं जगजीत भाई के प्रोग्राम्स सुना हूं, मैं उनके लाइव प्रोग्राम्स, और उनके जाने के बाद भी जो जिस प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, ये दौलत एक आर्टिस्ट उन्होंने हासिल की है। क्या प्यार देते हैं आप उनको, वाह। चंद गजलें उनके पेश करूंगा। हम सारे खड़े होंगे एक साथ थोड़ी देर बाद, मैं बुलाता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ जाना मत आप। हाँ, तुमबिन 2 के 2 एक्टर्स आए हुए हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। आप जानते हैं उनको, और फिर भी मैं चाहता हूँ, सोनिया बलानी और कुकुबा जी। सर एक बार बस खड़े बार हो जाएंगे तो आपको देख लेंगे वो लोग। सोनिया का है। और एक और शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ। कुछ शायर ऐसे होते हैं ना, कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अक्सर गुस्सा आता है, मुझे आता है कि इतना अच्छा कैसे लिख दिया। तो वो गालिब साहब थे, और अभी आजकल मुझे उनको जानने का भी सौभाग्य रहा है। एक बार मैं उनको गाड़ी में कहीं लेके जा रहा था, तो मैंने कहा सर आपने जब वो गीत लिख के दिया पंचमदा को, तो उन्होंने क्या बोला था? तो वो बोले, वो कह रहे थे अब ये बचा है कि अखबार ले आना और बोलना कंपोज कर दो। एक गाना है जो आप सबने बहुत बार सुना है और सबको उससे बहुत प्यार है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो भिजवा दो। वो गाना जिनके ऊपर फिल्माया गया था, उस जमाने में रेडियो ज्यादा था, टीवी बहुत कम था, पर वो मुझे याद है कॉलेज के जमाने में हम सबका क्रश हुआ करता था उनके ऊपर। आज बाई चांस वो हमारे बीच है, हमारे बड़े भाई साहब की अगर उनकी इजाजत हो तो मैं अनुराधा जी से आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा। और इससे पहले कि थोड़ा सा भी आगे बढ़े, एक छोटी सी बात, मुझे लगता है कि जितने लोग गजल गाते हैं उनके लिए हमको, हमें शायद नाम ही पता नहीं होते इन लोगों के, बहुत ज्यादा हमें से ज्यादातर लोगों को, कि अभी अमीर बिनाई साहब गाए गए, कैफी आजमी साहब गाए गए, गालिब साहब गाए गए, निदा फाजली साहब गाए गए, सुदर्शन फाकिर साहब गाए गए, वो कागज की कश्ती वो बारिश। इन लोगों से हम कभी तारुफ ही नहीं होता हमारा अगर ये गजल गाने वाले लोग गजल नहीं गाते। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां बजाई जाए उन सब लोगों के लिए जो गजल गाते हैं। और उन सब के लिए जो गजल सुनते हैं। मैंने बड़ी हिम्मत करके आज के ज़माने में एक फिल्म में गज़ल डाली है जिसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मुझे ऑनेस्टली थोड़ी सी हैरत भी है पर बहुत खुशी भी है।
और इसी सिलसिले में मैंने बहुत सारे मेरे जो तुम्बिन 2 की गज़ल जिन्होंने लिखी है शकील आज़मी साहब, उनसे मैंने कहा था कि उर्दू के इस वक्त के जो कुछ शायर हैं उनसे कहा जाए, उनसे गुजारिश की जाए कि जगजीत जी के लिए कुछ स्पेसिफिकली लिखें। तो उन लोगों ने, काफ़ी मशहूर शायरों ने जगजीत जी के लिए कुछ चीज़ें लिख के भेजी हैं। शकील आज़मी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। वो मुझे पढ़ना नहीं आता उतना अच्छा जितना अच्छा ये पढ़ेंगे। शकील आज़मी साहब जिन्होंने तुम्बिन 2 की गज़ल भी लिखी है। शकील भाई कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। शकील आज़मी साहब, अब स्टेज आपका है। आदाब दोस्तों, बात आज हम कर रहे हैं जगजीत जी की। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी साहब ने 2 मिसरे उनके बारे में कहे हैं कि मेरी आवाज के साये में सफर तय कर ले, मुझको आईना बना और नजर तय कर ले। अब्दुल अहद साद साहब हमारे बीच में यही हैं, अपनी वाइफ के साथ तशरीफ रखते हैं। उनके 4 मिसरे हैं। सुर आवाज में ढल जाते हैं, सुर आवाज में ढल जाते हैं, शब्द सुरों में घुल जाते हैं, उसके होंठों पर सजते ही भेद गजल के खुल जाते हैं। गजल गायकी का ताल्लुक गजल से है और गजल का ताल्लुक शायर से है। अनुभव सिन्हा साहब लिटरेरी आदमी भी हैं, अदबी आदमी भी हैं। उन्होंने ये मुश्किल काम मुझे सौंपा कि कुछ मशहूर शायरों से जगजीत जी के लिए कुछ लाइनें लिखवाई जाएं। ये काम मुश्किल था क्योंकि इनमें डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब भी हैं और मुनव्वर राना साहब भी हैं। ये 30 दिन महीने में होते हैं और ये 30 दिनों में 40 मुशायरे पढ़ते हैं, इतने मसरूफ लोग हैं। लेकिन मेरी इल्तिजा पर मेरी लाज रख ली उन्होंने और जगजीत जी की इज्जत की, और इन तीनों ने अपने कुछ अशार भेजे हैं जगजीत जी के लिए। मैं वो भी सुनाऊंगा और आखिर में अपनी एक नज्म सुनाऊंगा मैं। तो आगे मैं बढ़ता हूं। डॉक्टर लियाकत जाफरी जम्मू में है, उन्होंने कमाल की नज्म लिखी है जगजीत जी के लिए, और इस नज्म का जो टाइटल है वो बड़ा दिलचस्प है, जगजीत सिंह तुम बिन। ये टाइटल ही अपने आप में तालियां बजवाना चाहता है आपसे। बहुत शुक्रिया। वो नज्म मैं सुनाता हूं आपको कि जिस्म को मौत आ भी सकती है, जिस्म को मौत आ भी सकती है, गीत को कैसे मौत आएगी। जिस्म तो ख्वाब की अमानत है, याद जन्मों में फैल जाती है। तुम बज़ाहिर हमारे बीच नहीं, सांस फिर किसकी चल रही है यहाँ। बहुत शुक्रिया। तुम बज़ाहिर हमारे बीच नहीं, सांस फिर किसकी चल रही है यहाँ। नगमे किसको तलाश करते हैं, गीत किसकी ज़बां से जारी है। हम किसे गुनगुना रहे हैं यहाँ, तान ये टूटती नहीं किसकी। मौत ने किसके आगे दम तोड़ा, बाजी हारी है किसने सांसों की। नाम जगजीत सिंह किसका है। दोस्तों, जब कोई आदमी जगजीत सिंह हो जाता है, जब कोई शख्स जगजीत सिंह हो जाता है, तो वो खत्म नहीं होता, वो पूरा होता है, वो मुकम्मल होता है। वो मरता नहीं, अपने चाहने वालों में मुंतकिल हो जाता है, अपनी सोच के जरिए, अपनी फिक्र के जरिए, और कई नस्लों तक उसका सफर जारी रहता है। निदा फाजली साहब उन शायरों में हैं जिन्होंने जगजीत जी के लिए ज्यादा गजलें लिखी, और सुदर्शन फाकिर साहब ने भी ज्यादा गजलें लिखी। जगजीत सिंह के लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था निदा फाजली साहब ने, और उसमें एक लाइन लिखी थी कि जगजीत सिंह की आवाज उनको खुदा की देन है। ये आर्टिकल जगजीत जी ने पढ़ा और निदा साहब को फोन किया कि निदा, तुमको ये भी लिखना चाहिए कि जगजीत सिंह ने उस खुदा की देन की हिफाजत की है। मैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के 4 मिसरे यानी एक कथा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि उर्दू का शाहकार थी लेकिन खामोश थी। उर्दू का शाहकार थी लेकिन खामोश थी, तुझसे मिली तो कानों में रस घोलने लगी। गजल को उर्दू का शाहकार कहते हैं। उर्दू का शाहकार थी लेकिन खामोश थी, तुझसे मिली तो कानों में रस घोलने लगी। एक गूंगी शाहजादी सा इसका वजूद था, छू के तेरे लबों को गजल बोलने लगी। इतनी बड़ी तादाद में जगजीत सिंह साहब को चाहने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं।
जगजीत सिंह कभी मर नहीं सकते, उनकी आत्मा यहां होगी, जरूर सुन रही होगी। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि सुरों से खुद को मनवाना कोई जगजीत से सीखे, सुरों से खुद को मनवाना कोई जगजीत से सीखे, दिलों में यूं उतर जाना कोई जगजीत से सीखे, जमाना गोश बर आवाज तो ऐसे नहीं होता, गजल जीकर गजल गाना कोई जगजीत से सीखे। बहुत शुक्रिया। आखिर में मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे और मेरी एक नज्म। मुनव्वर राना साहब लिखते हैं कि इंसान थे कभी मगर अब खाक हो गए, इंसान थे कभी मगर अब खाक हो गए, ले आए जमीन हम तेरी खुराक हो गए। इंसान थे कभी मगर अब खाक हो गए, ले आए जमीन हम तेरी खुराक हो गए, रखते हैं हमको चाहने वाले संभाल कर, हम नन्हे रोजादार की मिसवाक हो गए। आखिर में मेरी एक नज्म है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अनुभव सिन्हा साहब ने कहा था कि आप कोई नज्म लिखिए, और ये मुश्किल काम था। इससे पहले भी उन्होंने मुझे मुश्किल काम ही दिया था। ये गजल भी मेरे लिए चैलेंज से भरी हुई थी, लेकिन जब मैंने ये गजल लिखी तो उनके ऑफिस में जो भी थोड़ा सा रद्दोबदल हुआ होगा, लेकिन जब हम टी सीरीज में पहुंचे और हमने भूषण जी को और अजय कपूर साहब को सुनाई, तो उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बदलवाया और दोनों की आंखों में आंसू थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर पाया हूं। आप सुने इस गजल को और मुझे दुआएं दें। ये नज्म मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इसका टाइटल है जगजीत सिंह। एक आवाज का झरना था वो, एक आवाज का झरना था वो, जो मोहब्बत के पहाड़ों से गिरा करता था। उसकी बहती हुई आवाज में लहरें थी बहुत, दर्द था, इश्क था, अल्फाज थे, मौसीकी थी, भीड़ थी, भीड़ में इंसान की तन्हाई थी। शहर में रहते हुए गांव में आबाद था वो, शहर में रहते हुए गांव में आबाद था वो। उसके चुप रहने में भी बोलती गहराई थी, उसके चुप रहने में भी बोलती गहराई थी। शायरी ऐसी कि जज्बात बनाते थे भंवर, शायरी ऐसी कि जज्बात बनाते थे भंवर। कश्तियां चलती थी कागज की उसी के अंदर, कश्तियां चलती थी कागज की उसी के अंदर। नज्म में उसने निकाली थी कभी बात से बात, चांद ले आती थी और होंठों पे रख देती थी रात, चांद ले आती थी और होंठों पे रख देती थी रात। उसकी गजलों में चमकती थी नई राह गुजर, उसकी गजलों में चमकती थी नई राह गुजर, जिस पे चलते हुए हम ख्वाब नगर जाते थे। उसकी गजलों में चमकती थी नई राह गुजर, जिस पे चलते हुए हम ख्वाब नगर जाते थे। कौन आवाज में तस्वीर बना सकता है, सुनिएगा कि कौन आवाज में तस्वीर बना सकता है, लेकिन उस शख्स को ऐसे भी हुनर आते थे। कौन आवाज में तस्वीर बना सकता है, लेकिन उस शख्स को ऐसे भी हुनर आते थे। वो जो मंजर था मोहब्बत का वो रूपोश है अब, वो जो आवाज का झरना था वो खामोश है अब। एक रवानी है जो लहरों में बुलाती है हमें, उसकी आवाज मगर आज भी आती है हमें, उसकी आवाज मगर आज भी आती है हमें, उसकी आवाज मगर आज भी आती है हमें। बहुत शुक्रिया। बहुत ही रोमांटिक मूवी, इतना सारा प्यार और इतना सारा इसमें ऐसे यूरोप दिखाया हुआ है। और मैंने पहली बार ये जब गाना सुना तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। उस मैजिक को क्रिएट करने वाले द होल टीम इज देयर। पहले तो अनुभव जी को मैं वापस स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। साथ में सर, इफ यू हैव द 2 stars of the movie here, Aditya and Ashim, if you are listening to me guys. सर की सुनते मैंने बोला तो आए नहीं। मास्टर जी ने बोला तो आना पड़ेगा। I'd like to call हरिहरन सर। Way you smile, you may never know the reason. अनूप जी को मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अनूप जी चले गए हैं। जसविंदर जी, जसविंदर जी नहीं, वो यहाँ पे है, वो है यहाँ पे, बिल्कुल है। उन्होंने मुझे वादा किया था मैं फोटो लिए बिना जाऊंगा नहीं, मैं बोला सर को रुक लूंगा। ब्रिलियंट दैट वाज। क्या एंट्री थी, मतलब से स्टाइलिश, पूरा से यूरोप आप लोग बाहर ले आए स्क्रीन में से। आई रियली वांटेड टू आस्क यू गाइस
क्या आपने अपने डायरेक्टर को कभी पूछा नहीं कि मतलब इतना प्यार आप हमेशा कनाडा में दिखा देते हैं, ग्लासगो में दिखा देते हैं, या खारदांडा सांता क्रूज में भी तो प्यार होता है, यहाँ दिखाओ? आई थिंक हमें एक थप्पड़ लग जाता अगर हम इस तरह के सवाल पूछते. ही इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड ही नोज बेस्ट. एंड आई थिंक जो भी डिसीजन उन्होंने लिया इट्स फैंटास्टिक. बहुत खूबसूरत लग रहा है नहीं? नहीं, सर से बात भी हुई थी कि सर व्हाई आरंट वी डूइंग इट दिस इन इंडिया. ही सेड यार मैं बड़ी पिक्चर बनाता हूं यार, आई डू रावण एंड ऑल ऑफ दैट, आई मेक बिग फिल्म्स. और ठंड में शूट करने का मजा ही कुछ और था. सो वी वुडंट हैव इट एनी अदर वे. I know पूरियां खा लो फिर हजम भी हो जाती है, because अब मौसम अच्छा है तो थोड़ा अमृतसर जैसा. But thank you guys, you absolutely look great in the movie. You are a taekwondo expert. मैंने सुना कि मतलब हीरोइन की जान खतरे में तो आप हमेशा से सीना तान के उड़ के मारे मैंने वहां पे बहुतों को. Have you seen the first movie नेहा? मतलब देखा कि मतलब इसमें से कुछ हम उठाएं इसको, मतलब the movie was a legend पहली वाली. Of course I've seen it and it's a fantastic film. लेकिन मतलब it will be too big a thing to say when I'll say मैं कुछ उठाऊं, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है. But of course I've loved the film and I in my head knew कि I don't have to take anything from the film because this is a totally different film and classics you don't touch. So we were very careful that हम ऐसा कुछ ना करें because the audience are very loyal towards that film. क्योंकि मुझे बहुत सारे tweets आते हैं saying I hope आप संदली को match up कर पाए and all that because there are such ardent fans of Tumbin. The first movie, yes. So this is different. One beautiful girl, दो मतलब absolute handsome hunks in a stubble. कभी कभी रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तब आप सबको बताना चाहते हैं कि रियल लाइफ में क्या करना चाहिए? आपको बड़ा कूल प्ले करना चाहिए या गो गेट द गर्ल करना चाहिए? आई डेफिनेटली फील गो गेट द गर्ल करना चाहिए बिकॉज वो खेलते खेलते आप कहाँ पहुंच जाएंगे आपको नहीं पता. तो यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू गो फॉर द किल. लाइक आज आपके सामने ही खड़े हैं हम, गोइंग फॉर द किल एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन. फैंटास्टिक. कभी कभी मेन गर्ल के साथ उसकी कोई अच्छी सहेली भी होती है. बट आई लाइक टू कॉल बैक ऑन स्टेज अनुभव सर, भूषण सर, कृष्ण सर. एक और टीजर हमारा बाकी है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे सवाल हैं. वी हैव टू स्पीक अबाउट द मूवी एंड दिस ऑसम स्टार कास्ट जो इन्होंने चूज किया है. तो ये हम सारे हैं जिन्होंने मतलब फिल्म बनाने की शुरुआत करी थी और उसके बाद बहुत सारे लोग मिलते चले गए. बहुत ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है और उन सबको बहुत सारे लोग डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में. आशिम, मोरलेस आदित्य, माय डीओपी, आई एम मिसिंग हिम टुडे, युवन वलिगन, माय प्रोडक्शन डिजाइनर जॉर्ज, निहारिका सागरिका, द स्टाइलिस्ट ऑफ द फिल्म, फारूक हुंडेकर, द एडिटर ऑफ द फिल्म, Kamod is here, the sound designer. And am I missing someone? If I am, please forgive me. yeah, I'll get there. And now I would like to call on stage director T-Series, Mr. Ajay Kapoor. The head of marketing, Mr. Vinod Bhanushali. इनको मैं बचपन से, मतलब जब से मैं इनको जानता हूँ कि इनको एक अलग नाम से बुलाता हूँ, मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे. बता दूं? नहीं ना? प्रिया, प्रेसिडेंट फिल्म्स, T-Series. And I would like to call on stage now the man who's actually जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है इस समय कि पिक्चर का म्यूजिक कैसा है. Ladies and gentlemen, please welcome on stage अंकित तिवारी. फिल्म के सारे गाने मेरे दोस्त श्री मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा. मनोज मुंतशिर. और फिल्म में एक बहुत स्पेशल, एक बहुत खूबसूरत गाना है जिसका मैं अभी नाम भी नहीं बताऊंगा. उसके बारे में अगले टीजर के बाद बात करेंगे. लेकिन वो गाना बहुत स्पेशल गाना है जो लिखा है श्री शकील आजमी ने. उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा. किशन जी आप नहीं आए? अरे आए ना, मैं देखा नहीं, सॉरी. हाँ ये बैकग्राउंड में खेलते हैं. इधर आइए, इधर आइए. हाँ हमारी भी फोटो खींच लो ना प्लीज. और अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, इस फिल्म में कुछ किरदार ऐसे हैं, सारों को नहीं बुला पाए, लेकिन सारे लोगों को नहीं बुला पाया. कुछ लोग बिजी थे, शूट कर रहे थे. लेकिन वो दो किरदार जो पिक्चर में आपको बहुत रुलाएंगे और बहुत हंसाएंगे, सोनिया बलानी एंड मेहर विज.
इधर आइए सोनिया, मेहर 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 कम, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, चलो चलो यहाँ आओ। और एक और आदमी जो सारी पिक्चर बनाने के बाद खेलना शुरू करता है, उसका नाम, वो जो पिक्चर को एक एक थिएटर तक लेके जाता है और ही मेक्स श्योर कि वो पिक्चर लोगों तक पहुंचे, लोग पिक्चर को देखें। प्लीज वेलकम अनिल थडानी। एक और टीजर है सर हमारा मूवी का। भगा रहे हो हमको? देखिए हमको ऑफिशियली स्टेज से भगाया जा रहा है। चलिए हम अपनी सीट पे बैठते हैं। यस Q&A के पहले मैं एक और टीजर देखना ही चाहता हूं बिकॉज इट्स रियली लुकिंग ऑसम। हाँ तो सर ये वाला विनिंग फॉर्मूला अपने पास एक है, एक मतलब वहां का एक रैपर बुलाओ और उससे गाना गवाओ, ऐसा गवाओ कि मतलब अगले सारे डब स्मैशेस उसी पे बने। ये फॉर्मूला एकदम अनुभव फॉर्मूला है। ऐसा नहीं, क्यों बदनाम कर रहे हो हमें? और भी है ना, तुमबिन टाइटल ट्रैक है, गजल है, जगजीत जी हैं। एक्चुअली मुझे जो सबसे ज्यादा इंसान मिस हुआ है तुमबिन बना, एक्चुअली मैंने पूरी टीम को बहुत मिस किया जिसके साथ तुमबिन वन बनाई थी, लेकिन जगजीत जी के साथ मैंने कुछ वीडियोस भी किए थे, उनसे एक मेरा अजीब सा अलग सा रिश्ता था और उनको मैंने बहुत मिस किया। मतलब अगर आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन देखें तो साल में कई बार ऐसा होता है मैं यूं ही लिख देता हूँ कि क्यों चले गए आप, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मैं उनको बहुत प्यार करता था। उनकी एक्चुअली मैंने गजलें सुनना, मेरा पोएट्री में रुझान सिर्फ जगजीत सिंह के कारण हुआ, क्योंकि मैंने 13-14 साल की उम्र में जगजीत सिंह को सुनना शुरू किया। फिर देन आई ग्रेजुएट, नॉट ग्रेजुएटेड, बट देन आई वेंट ऑन टू हियर बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, गुलाम अली साहब, बहुत सारे लोग। तो उनको मैं बहुत सारा प्यार आज भेजना चाहता हूँ। और ये बड़ा मुश्किल काम था कि उस गज़ल को रिक्रिएट किया जाए, उसको दोबारा से लिखा जाए, जो शकील साहब ने बहुत कमाल लिखा है। इवन इफ आई से सो, मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसा बोलेंगे। बट वी मिस हिम, वी लव हिम एंड आई होप ही इज समवेयर हियर वाचिंग इट। और उस लेजेंडरी आवाज को वो कुछ सेकंड्स के लिए जो सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज के लिए एक बार जोरदार। दैट वॉइस। कैन वी प्लीज हैव द क्वेश्चंस? हाय अनुभव जी, आलोक आपके सामने। मेरा सवाल है कि 1 के बाद जब 2 आएगी तो तुलना होती है, और तुलना के लिए आप कितना तैयार हैं? तुलना के लिए तैयार हो नहीं सकते यार, अच्छी फिल्म बना सकते। उसका एक तनाव और दबाव है, क्योंकि वो रोज ट्विटर पे बहुत सारा प्यार है, उस प्यार में एक बहुत प्यार भरी धमकी भी है कि गाने उतने अच्छे हैं ना। तो कल वो अंकित ने एक बड़ा अच्छा सा एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें लिखा कि तुमबिन से अच्छे गाने बनाने की कोशिश नहीं की है, अच्छे गाने बनाने की कोशिश की है। तो हालांकि उस फ्रेंचाइज की फिल्म है, दबाव तनाव हाँ व्यक्तिगत है, मेरे ख्याल से सबके ऊपर है। इसको आप संधि जैसा कर पाएंगी, आप प्रियांशु जैसा कर पाएंगे, वो सारे दबाव हैं, लेकिन उससे डील नहीं कर सकते ना। कैसे डील करें उसको? बस आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से अपना बेस्ट हुआ है। भूषण जी, अगर मैं तुमबिन को याद करूं तो उस समय कैसेट्स भी आए थे, डायलॉग से भरे हुए कैसेट्स आए थे, गाने आते थे, सब कुछ आता था। तो वो उस दौर के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे कि वो कैसा, किसका आइडिया था उस डायलॉग्स वाले कैसेट्स? उस दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिलीज होता था, डायलॉग्स भी होते थे, सॉन्ग्स भी होते थे। सो वो एक समा था जिस टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे नहीं। सो एवरीथिंग वाज फिजिकल सेल्स। तो फिजिकल फॉर्मेट में जितनी चीज़ें, उस टाइम सीडी भी नहीं थी, नहीं सीडी थी एक्चुअली, उसी टाइम लॉन्च हुई थी। तो सब चीज़ें लोग फिजिकल फॉर्मेट पे ही सुनना पसंद करते थे। अनलाइक टुडे, आज सब चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना है या जो भी चीज़ चाहिए। सो वो एक दौर मिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हैंड्स ऑन रहता था। कोई भी चीज़ आपको बनानी है, आप फिजिकली उसको सर्कुलेट करो, आपको 3 दिन में मालूम चल जाता था कि ये गाना हिट हो रहा है या म्यूज़िक हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो वो एक चीज़ है जो मिस की जाती है, लेकिन वी हैव टू रन विद टाइम्स। आज टाइम बदल गया, आज कैसेट्स तो ख़त्म हो गई हैं, सीडीज़ भी ख़त्म होने वाली हैं। सो दैट्स इट। और मुझे कास्टिंग के बारे में अगर थोड़ा आप जिक्र करेंगे, किस तरीके से 2 की कास्टिंग हुई? वो ही मतलब एक तनाव। मुकेश छाबड़ा पता नहीं आया कि नहीं आया, बोल तो रहा था आऊँगा, नहीं आया। तो मुकेश छाबड़ा साहब को बोला गया कि हमको 2 नए लड़के और 1 नई लड़की चाहिए। तो आपको ये जान के हैरत होगी कि ऑडिशंस एक्चुअली चले बहुत लंबे समय तक हम देखते रहे। बट 3 में से 2 एक्टर्स, उस डिटेल में नहीं जाते हैं, बट 3 में से 2 एक्टर्स फर्स्ट टेप में आ गए थे। पर आप ढूंढते रहते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं हुआ, एम आई डूइंग माई बेस्ट। तो वो एक सिलसिला चलता रहा। पर मुझे अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। मैं
जैसे मुझे, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत पॉम्पस ऊपर शायद हूँ नहीं उतना, लेकिन जो काम इन तीनों ने किया है, मुझे पता नहीं कि मैं और किसी 3 एक्टर से भी काम करा सकता था कि नहीं करा सकता था, जितना अच्छा इन्होंने काम किया। हाय नेहा, दिस इज आशिफ फ्रॉम म्यूजिक इंडिया। और नेहा, आप 2 साल बाद ऑलमोस्ट आ रही हो बिग स्क्रीन पे। नहीं, इससे पहले रिलीज हुई थी जो शॉर्ट फिल्म मूवी की बात करें तो कितना एक्साइटेड हो और कितना प्रेशर भी है आपके ऊपर? जो भी नई फिल्म होती है, whenever I start, मैं बहुत नर्वस होती हूँ क्योंकि प्रेशर होता है. I mean, I of course have way more pressure than everybody else क्योंकि नहीं सर, आपका भी है थोड़ा. Because somehow I'm still trying to make it. I'm still trying to prove to the world and to myself that you know that there's a certain dream that I have for myself. So with every film, it's trying to achieve that. So nervousness hoti hai, excitement hoti hai. It's a mix of everything. Hi, this is Faridun from Bollywood Hungama. Neha, this is the first time that you're the most recognizable face in a movie, and somewhere the entire onus is on your shoulders. How do you look at this? Because there'll be like phenomenal promotions as well. The music looks amazing. How do you look at that? First of all, I want to thank 4 people majorly for this. Mukesh Chabra, obviously the casting director of this film, who actually gave me this opportunity, because sometimes with your films not working, there's not so much faith in your talent, you know what I mean? And Mr. Ajay Kapoor, who showed so much faith, Mr. Bhushan Kumar, who showed so much faith, and of course Anubhav Sinha, who actually cast me in the film. So first I need to thank these people who could see talent when not everybody could see it. Then again, you know, taking that gap for 2 years was something that I decided because I wanted to make sure I do something that's potentially something that my audience wants to see me in, I want to see myself in, and there is something to do in the film, just not hang around, dance behind the trees, you know, the regular girl in the film kind of stuff. So this is a film where I have the opportunity to showcase my talent, and I'm really utterly grateful to all the people who thought that I could. So I am thankful, but at the same time, I'm so very nervous because this is the first time where I've got that opportunity to show what I can do. So now it's for the audiences, for all you guys to tell me how you like it. Yeah. आदित्य, आशिम, मेरा सवाल आप दोनों से, पहले तो क्या मुझे ही लग रहे हैं या बाकी को भी लग रहे हैं कि आप दोनों एक जैसे लगते हैं चेहरे में? नहीं है, आई थिंक पहली बार ही सुन रहा हूं मैं. अच्छा, तो आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप अलग-अलग बताएं while shooting with अनुभव? Firstly, huge thanks to sir, huge thanks to everybody out here. And मैं सोच के आया था कि मैं क्या बात करूंगा सर के बारे में, because there's too much to tell. एक होता है that when you have a big director on board and when you're a newcomer, तो the director tries to say कि ये चीज सही है, इसको इस तरीके से करो. But sir बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे. He wasn't a dictator. He was more like we were working on a democratic set. तो अगर मुझे कुछ डाउट होता था या मुझे कुछ कंफ्यूजन थी, तो सर बहुत अप्रोचेबल थे. मैं जाता था सर के पास, मैं कहता था कि सर ये कंफ्यूजन है और could I do it this way? तो या तो 2 ऑप्शंस थे, या तो सर would convince me or I would try and convince sir कि maybe even this can work. तो that is a very big thing for an actor because it lets you grow as a person and as an actor. And अगर आपने टीजर में भी देखा होगा the kind of lines that are in the film कि लाइफ में जो हम चाहते हैं और जो हम चुनते हैं उसके बीच में हमारी कमजोरी छुपी होती है और कभी-कभी ताकत. This line when I read for the first time, सर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में. मैंने कहा सर A, B and C. He said fair enough. But इसमें A, B, C, D, E, F till Z है जो सर ने मुझे बताया. So that helped me as an actor and as a person to grow. So hats off to him. Thank you so much, sir. अच्छा, अभी सच्ची वाला बता दे. सर पैसे तो इसी के मिले थे. अगर आप भी. Yeah. First of all, again, thank you very much, Anubhav sir, for giving Aditya and I and everybody this opportunity. It was a fantastic experience for me. It's been such a joyride, and I think Aditya has covered pretty much everything. तो मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया इसने. But working with sir was he was so easygoing because from the day one जब हमारी workshops शुरू हुई, we were so well prepared. जब हम set पे गए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ज़्यादा because हमारी workshops में we covered pretty much everything and he made sure that we did that. तो जब हम गए set पे, जब हमने shooting करनी शुरू हुई, there were very few times जब मेरे दिमाग में एक scene था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था या सर के लिए एक completely different point of view था. तब हमारा बीच में वो थोड़ा तनाव था कि he would tell me कि please भूल जा because it's stuck.
Or there are very few times that happened, but otherwise it was all a cakewalk because he had prepared us so well, and it's a treat for a newcomer, especially like me because ये मेरी पहली film है. So it was absolute a cakewalk because he just made it very easy, and उसके बाद बस we didn't have to do much, to be very honest. मैं सच्ची बता रहा हूँ, लोग झूठ बोल रहे हैं. एक सवाल अंकित से भी होगा मेरा. अंकित, हमने टीजर में 2-3 पीसेस भी देखे, लाइक एक गजल वाला था, लाइक कोरी फरियाद की शुरुआत भी थी, और जगजीत साहब तो नहीं है लेकिन रेखा जी की आवाज भी हमने सुनी उसमें. तो किस तरीके का ओवरऑल, अगर आप थोड़ा म्यूजिक के बारे में आज बता दें, फिर एक कोई और प्रेस कॉन होगी भी. सर एक सेकंड. सर या आपका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर. जगजीत जी की आवाज, मैं एक्चुअली सोच रहा था ऊपर आऊं कि यहाँ से बोलूं. तो अंकित, मेरा सवाल है कि हमने कोई फरियाद का एक पीस भी सुना स्टार्ट में, देन रेखा जी की आवाज, देन जगजीत साहब का. सो ओवरऑल म्यूजिक जब आपको दिया गया अनुभव की तरफ से, तो कैसा अनुभव आपका रहा? सर जब तुम बिन टू का म्यूजिक की बात शुरू हुई तो बहुत ही डरा हुआ अनुभव था मेरा. मैं 1-2 चीजों को लेके बहुत डर गया था. सबसे पहले ये जो गजल की बात आती है, और भूषण जी से भी बात हो रही थी, अनुभव सर से भी बात हो रही थी, तो ये हुआ कि इसको हम लोग रिक्रिएट करते हैं. तो वहाँ एक मुझे हल्का सा डर हुआ, क्योंकि वो गजल सबकी फेवरेट है, और हम फंस रहे थे कि यार सिंगर्स का क्या करें, किसको लाएं. जगजीत जी तो उनकी जगह कौन गाएगा, कैसे हम कंप्लीट करेंगे वो जगह. तो फिर एक बार हम अनुभव जी के साथ बैठे हुए थे रूम में, और म्यूजिक सिटिंग चल रही थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम जगजीत जी की आवाज ही यूज करते हैं. और फिर हमने पता किया कि पुराने टेप्स सर के पास थे, और एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं टी सीरीज के लिए जरूर. आई वांट टू थैंक द टी सीरीज टीम की, इतने खूबसूरती से मुझे वो पूरा टेप जगजीत जी की आवाज. कितने हो गए? 16 साल हो गए. 16 साल पुरानी आवाज अभी भी रखी हुई है. सो उसके लिए आई थिंक तालियां तो बनती है. इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग. और मुझे जानकर, सर अब एक बात आपको और बता दूं, मुझे आवाज मिली है EQ है उसमें रिवर्ब लगा हुआ है. वो उसमें वो प्रॉपर जितने भी VST प्लगइन्स थे उस वक्त वो यूज हुए हैं. एक वो आवाज मिली है, और एक हमें टेप भी मिल रहा है जो रॉ फुटेज है. आई डोंट नो सर, ये तो पूछना पड़ेगा सर से कि कहाँ रखा था, कैसे रखते हैं आप लोग. वो सब याद था, वो मुझे मिल गया है. फिर हमें उनके कुछ जो शेर हमें लगे इंपॉर्टेंट, सर हमने कितने 6 शेर यूज किए, और उसके बाद सर ने पूरे, रेखा जी ने गाया, देन हमने कोशिश की है कि मीनिंग चेंज ना हो और स्टोरी के साथ साथ वो अच्छे से जाए. सो या दैट्स इट. Anubhav ji, in any love story, you have to have like dialogues that stay with you, and that becomes like something for the longevity part of it. You have a very interesting dialogue, प्यार reasonable नहीं होता, बस बेवजह होता है, which definitely stays with you in the first viewing itself. Could you tell us something about this particular dialogue, and who has written it, and if you have more such dialogues in the film? 7वीं पिक्चर में पहली बार टाइटल लिया है, written and directed by. So that answers the second half of your question. पता नहीं यार, मैं ना बनारस में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे पान की दुकान में भी किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल हो जाता है. 90% लोगों को समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला. एक हिंदी का शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसका मतलब होता है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. हिंदी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है. वो पान की दुकान पे आपको ये शब्द मिल जाएगा. एंड देन आई स्टडीड इन अलीगढ़, एंड जैसा मैंने बताया 13-14 साल की उम्र से गजलें सुननी शुरू की जगजीत सिंह साहब के थ्रू, और फिर मैं अलीगढ़ पहुंचा तो फिर मैं बहुत दूर भी निकल गया उर्दू भाषा के साथ. आपके वालिद साहब से भी मुलाकात का एक सिलसिला रहा है अलीगढ़ में. आई हैड द फॉर्चून टू सिट विद बी इन द सेम रूम विद हिम, एंड तो हाँ, वहां से थोड़ी सी भाषा वो आई, तो हिंदी और उर्दू दोनों को थोड़ा थोड़ा जानने का मुझे सौभाग्य हुआ. और मुझे लगता है वो मेरा अपना चरित्र है शायद, जो भाषा में, फिल्म की भाषा में आपको दिखता है. आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो लाइन मेरी बड़ी प्रिय लाइन है वो आपको अच्छी लगी. मुझे आशा है कि जैसे ही ये टीजर इस कमरे से बाहर निकलेगा, बाकी लोगों को भी अच्छी लगेगी. आदित्य आश्रम या सेंटर, जब कोई न्यू टैलेंट बॉलीवुड में आता है तो वो किसी को एडमायर करता है, कोई उसका आइडल होता है, तो आपका आइडल कौन है? I think सारे न्यू एज जितने भी एक्टर्स हैं, they're all very good. I really like Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, the energy that he brings. All these new actors, their energy is fantastic. So I think that's the idea. वही उसी energy के साथ just imbibe that and keep moving forward. There's no question कि
they're all very very good. So it will be wrong for me to say that but if I really like somebody, I would definitely say Fawad Khan. Unka jo thehrav hai and the way he talks and even his acting, I really admire him. So yeah. I actually follow Ranbir Kapoor a lot because he's got everything, the way he acts, the way he performs and everything. Uske alawa, I admire Hrithik Roshan a lot. Nobody dances like him. And there are quite a few actually. Agar dekhe jaye to breakdown karna padega. Romance, nobody can do like Shah Rukh sir. The style, nobody has like Salman sir. So it's actually a mixture jo har ek se lena padta hai. And but yeah, these are the people I follow. And there's one more guy. He's huge, Will Smith, who I idolize. Yeah. And Neha, tell us one thing. What made you to choose this script? Because आप 2 साल के बाद ये स्क्रिप्ट को चूज किया हो, तो ऐसी कौन सी खास बात आपने देखी? एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या खास बात है. बट इट इज so simple. The narrative is so simple and it's so beautifully said. And such a human story that it'll touch your heart, and it has to touch everybody's heart. So when I read it, I felt like that this is something special and I need to be a part of it. So I guess the story, the screenplay, everything, and of course the setup, the director, the production house, all that, of course. But it's a human story which should connect to everybody, just like it did with me. Hi, सुरभि फ्रॉम जी न्यूज़. मेरा सवाल भूषण सर से है. रावण में एकॉन ने गाना गाया था चमक चलो, जो कि बहुत हिट हुआ था. तो क्या इस मूवी में भी हमको वो सॉन्ग कोई उनका सुनने को मिलेगा? एक्चुअली वी आर ट्राइंग समथिंग फॉर उस फ्लेवर का कुछ एक फ्यूजन गाना जो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बने. उसके लिए हम कुछ ट्राई कर रहे हैं विच वी विल रिवील इट सून. कौन ही गाएंगे? अभी अंडर रैप्स है. वी विल डिसाइड सून. कपूर के एक सवाल का जवाब देना है. बोले खार डांडा में और बांद्रा में लव स्टोरी नहीं होती क्या? उधर बर्फ नहीं गिरती भाई. बर्फ गिरती तो रोमांस आता है. बर्फ गिराओ मैं उधर बनाता हूँ. हाँ सर, वही होता है ना कि मतलब मैं इधर बैठे बैठे सोच रहा था एंड आई वांटेड टू आस्क अंकित कि किसी ऐसे बाहर के स्टार को लाके गाना गवाना, उसको हिंदी सिखाते वक्त आप अपने बाल खींच लेते हो या वो आपके बाल खींच लेता है? व्हाट इज द टफ पार्ट? डिपेंड करता है कि हिंदी आपके बाल तो अच्छे हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो मैंने अपने नहीं खींचे. उनके भी बाल देख लो, समझ में आ जाएगा किसने कितने खींचे. but does he sing like that? Yeah, he's आप ब्रावो की बात कर रहे हैं, I'm sure. Yes. तो बॉलीवुड चैंपियन एक हिंदी वर्जन बनाया था उनके साथ, तो वहां से हमारी दोस्ती हुई थी. सो यार फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया सर से, देन हमने डब किया है ब्रावो को. और लेट्स सी. अंकित जी, एक और सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा. मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था, आपके पास कड़क डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, लोकेशंस, एवरीथिंग. आप ये मूवी कोई भी नाम के साथ रिलीज कर सकते थे. व्हाई यूज तुम्बिन ओनली? ये बहुत अच्छा सवाल है. एक्चुअली नहीं है. नहीं एक्चुअली ये फिल्म की तो बर्थ ही तुम्बिन के साथ हुई है. सो इट्स नॉट द अदर वे राउंड की पहले कहानी चुनी और फिर तुम्बिन चुना. ये मतलब मैं और भूषण जी बात करते रहते हैं दूसरी फिल्मों की भी, लेकिन ये जो एक वार्तालाप था ये स्पेसिफिकली तुम्बिन के मुतालिक था कि तुम्बिन बनाते हैं. और इनकी पहली फिल्म थी तुम्बिन, भूषण जी की. ज़्यादा लोगों को याद नहीं, इन्होंने 50,000 फिल्में बना दी उसके बाद, तो लोग भूल गए हैं. लेकिन तुम्बिन इनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी. तो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी. मेरी माँ को बहुत पसंद थी ये फिल्म. अनफॉर्चुनेटली वो मैं उनको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन तो उनके लिए भी है. तो ये शुरुआत एक्चुअली तुम्बिन बनाते हैं से हुई थी और फिर तुम्बिन के लिए कहानी लिखी गई. उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी और लव स्टोरी बना के उसको तुम्बिन नहीं कह सकते. तुम्बिन से कुछ चीजें कुछ लोग अपने साथ लेके गए थे और 15 साल अपने साथ रखी हैं कुछ चीजें. वो चीजें दोबारा डिलीवर होनी चाहिए. वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो मुझे ऐसा फील होता है कि हुआ है. अब वो 18 नवंबर को पता चलेगा, 17 से पता चलना शुरू हो जाएगा एक्चुअली. अंकित जी इधर. आपके पास जब कोई फिल्म आती है तो आप पहले उसके म्यूजिक बनाना पसंद करते हैं या गाने लिखने के बाद उसके अनुसार म्यूजिक बनाते हैं? सर डिपेंड करता है. कभी कभी लिरिक्स पहले मिल जाते हैं तो हम म्यूजिक. ज्यादा ऑप्शन बने हैं. गाना बना है और मुझे अच्छा लगता है गाना बनने के प्रोसेस में रहने का. तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि आप गाना बना के लाइए फिर मुझे सुनाइए फिर मैं बोलूँगा अच्छा बुरा. तो मैं गाने की बनने के प्रोसेस में होता हूँ. तो उसका इंसेप्शन स्टेज से मेरा खुद का एक एंडोर्समेंट और रिश्ता होता है. तो कोई अगर ये बोलता है कि मैंने परेशान किया तो झूठ बोल रहा है. नहीं, मैं इस तुम्बिन 2 की म्यूजिक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जरूर शेयर करना चाहूँगा. इसका म्यूजिक जो
जितने एक गाना है जो बहुत स्पेसिफिकली एक सीन के वो तो गाने की तरह ट्रीट नहीं किया गया है, पर उसको गाना है और वो सबको बहुत पसंद है। तो अभी गाना हो चुका है वो। और इस पूरे म्यूजिक हमारे बनने के प्रोसेस में मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब ये म्यूजिक कंपनी है वो अलग बात है, लेकिन भूषण जी के जो कान हैं उनका मैं बहुत कायल हूं। तो मैं और अंकित गाना बना के और फिर उसके बाद एक ये क्योंकि हमारी पहली ऑडियंस होती है भूषण कुमार, देयर इज ऑलवेज दैट एंजाइटी, इज इट रीचिंग टू द ऑडियंस और नॉट, एंड सो दैट एसोसिएशन इज besides the process of making the song, and I'm not saying because he's Bhushan Kumar and he's the owner of T-Series and all of that, I'm actually talking about it as a collaborator. And nobody asked me this question, I needed to say this. And then फिर कॉल आता है अंकित शूट मिक्स नहीं भेजा सर का, और ये बहुत अच्छी बात है सर की प्रोसेस जितना होता है with great music. What have you retained from Tumbin? And do you think that you're cashing on the title as well? Don't make it sound negative. Yes and no. I mean, one would end up cashing in on the success of the first one. That's why you make the second. But I don't think it's a very negative endeavor. You can also look at it as a tribute to your own creation. That is the second half. First half क्या था मैडम? Sorry. क्या क्या रिटेन किया है वो बड़ा मुश्किल है बताना। मतलब अभी मैं बताने जाऊंगा तो वो बहुत क्लिनिकली मुझे आपको बहुत सारे डिटेल्स इस फिल्म के बताने पड़ेंगे जो मुझे इस समय नहीं बताने चाहिए। बट मैं ये वादा करता हूं ऑडियंस से कि आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक नई फिल्म देख के निकलेंगे, लेकिन आप तुम्बिन देख के निकलेंगे। तो ये रिटेन किया है या प्लान आउट किया है। ये बात बाहर करेंगे, आज तुम्बिन की बात करेंगे सिर्फ। We have time for one more question. We can प्रेस कॉन को अंजाम दे सकते हैं फिर। गाना कैसे सुना देंगे हेलो सर 1 वाले का आज आप लोग रिकॉर्ड करके फिर उधर पे बजाओगे? नहीं करेंगे सर, प्रॉब्लम हमारी वाट लग जाएगी। 1 वाले जितना, हाँ मतलब जितना हमने सुना है मैं उतना। यारा तुम बिन जीने में सांसें चुभे सीने में, तुम बिन जिया जाए ना, तुम बिन रहा जाए ना। थैंक यू। अच्छा अभी ऋषि एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे मालूम आप भगाओगे हमको नहीं सर, लेकिन मैं ना ये एक स्टेज और ये माहौल में पूरी टीम के साथ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। आपको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमारे लोग खींचेंगे। तो प्लीज 3 मिनट बर्दाश्त कर लो, जल्दी आ जाओ पूरी टीम। दिस इज फॉर अस। थैंक यू गाइस। डायरेक्टर देखा एंड प्लीज नोट दिस, पहला डायरेक्टर देखा है जो अपनी मूवी के टीजर लॉन्च पे सलीम शाही जूते पहन के आते हैं। जूते पूरे से यू टर्न मार रहे हैं ऐसा। सर ये जूतों की भी एक अलग कहानी होनी चाहिए। आई एम श्योर इट्स एज डैजलिंग एज द मूवीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, पर ये क्यों? यार मुझे गोल्डन जूते बहुत पसंद है। मुझे किसी बड़े आदमी ने बताया था जिनको जूतों का शौक होता है वो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। अच्छा। हाँ तो पता नहीं मुझे ये बात पहले पता चली या मुझे शौक पहले से था, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं, और दूसरा मैं अमृतसर गया हुआ था, दरबार साहब वहां से बाहर निकला दर्शन करके, जय हो, तो एक छोटी सी दुकान दिखी, मैं उसमें घुस गया। तो वहाँ ये इस तरह के जूते थे बहुत सारे। तो वो थोड़ी देर में पता नहीं कैसे वो शॉपकीपर जो था उसको समझ में आया कि मेरे पास पैसे हैं। तो वो मुझे ऐसे स्पेशली ऊपर वाले फ्लोर पे ले गया
और उस दिन उसने मुझे लूट लिया। मैं मुझे 12-15 जोड़ी जूते ले आया। 12-15 तो एक ये रखा हुआ था जो मैंने पहना नहीं था आज तक। मुझे लगा ये बहुत ढिंच है, इसको पहनता हूँ। सही है, तो ऐसा लगता है आपने पैरों में पूरा दुबई पहन लिया है। थैंक यू सो मच। बट यू नो आई एम गोइंग टू कम बैक टू द मूवी तुम बिन, आपकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू। तब क्या प्रेशर था, अब क्या बदल गया है? तुम बिन 2 कितनी ज्यादा अलग है पहली वाली से? मैं भी परसों बाल कटाने गया, मैं सोचा फोटो वोटो खींचेगी तो बाल कटा लेता हूँ। तो मेरे को ना अपनी शक्ल तभी दिखती है जब मैं बाल कटाता हूँ। तो मैंने देखा तो बहुत बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने पहला सफ़ेद बाल पहले तुम बिन की शूटिंग के टाइम देखा था। तो ये एक बड़ा भयंकर कनेक्शन है सफ़ेद बाल का और दोनों तुम बिन का। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता था भूषण जी के लिए, तो ऐसा ही एक वीडियो में शूट करा था वाटर वर्ल्ड में, वाटर किंगडम ना। यस, वाटर किंग। तो 3 बजे सुबह भूषण जी का फोन आया, बोले कि अच्छा पिक्चर बनाओगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में, दुनिया में किसी को भी ऐसे कोई पिक्चर ऑफर हुई होगी, पिक्चर बनाओगे? तो मैंने कहा सर पिक्चर ही बनाने आया था बॉम्बे, अभी सीरियल बनाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, क्यों नहीं बनाऊंगा, कहानी है? मैंने कहा हाँ कहानी भी है। तो बोले मैं आ रहा हूँ कल बॉम्बे आ रहा हूँ, रात को खाना खाते हैं, कहानी सुनाओ। तो आई स्टिल रिमेंबर किशन जी, भूषण जी, मैं, तो हम लोग ऊपर नीचे रहते थे, तो इनके घर पे डिनर कर रहे थे। तो मैंने इसे 2 लाइन में तुम बिन की कहानी सुनाई। भूषण जी ने मुझे 11 रुपए दे दिए निकाल के। क्या? हाँ, ये इनका शगन है। इन्होंने मुझे तुम बिन 2 के लिए भी 11 रुपए का ही शगन दिया था। नहीं, बाद में ज्यादा दिए, वो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन वो 11 रुपए दे दिए और तुम बिन 1 शुरू हो गई। ऑनेस्टली सच बताऊं तो अभी 6 फिल्में बना चुका हूँ, ये 7वीं है जो आपके सामने आ रही है। पिक्चर की हिट होना, चलना, नहीं चलना, वो एक अलग बात होती है। पिक्चर का एक लंबे समय तक जिंदा रहना एक अलग बात होती है, जो मुझे लगता है कि तुम बिन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोच के देखो 2001 से लेकर 2016 के बीच में कितनी फिल्में आई होंगी जिनको लेकर के, सीक्वल को लेके, सीक्वल तो नहीं है वैसे, फ्रेंचाइज है, जिसको लेके इतना एक्साइटमेंट हो। आई थिंक कुछ 2-3 साल पहले से, जब से 2 का दौर शुरू हुआ है, तो ट्विटर पे, फेसबुक पे भयंकर प्रेशर रहा है कि ये तुम बिन 2 बनाई जाए। yes. और भूषण जी ने भी कहा कई बार, पर मेरे पास कहानी नहीं थी कोई। फिर एक दिन कहानी हो गई, तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा एक कहानी है, सुनोगे आप? बोले आ जाओ। तो मैं गया, मैंने कहानी सुनाई, इन्होंने फिर 11 रुपए दे दिए मुझे। और उसके 3 महीने के बाद हम लोग स्कॉटलैंड में शूटिंग कर रहे थे, एंड वी हैड सो मच फन। नहीं सोनिया, मेहर, जरूर होते हैं, दैट मच चेंज ही विल डेफिनेटली गिव यू। 11 रुपए खर्च नहीं होते ना, ऑब्वियसली वो रखे जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। वो लोग जिन्होंने आप में बहुत ट्रस्ट दिखाया, जिन्होंने म्यूजिक में बहुत ट्रस्ट दिखाया, और जिन्होंने एज प्रोड्यूसर्स, एज यू नो, एज कंपनी पहली बार लीड किया इस मूवी के साथ, मैं कृष्ण कुमार सर, भूषण कुमार सर को बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज। हाँ, पहले किशन जी जो मतलब हमेशा बैकग्राउंड से खेलना पसंद करते हैं, हाँ, और नजर नहीं आते हैं, पर इनका हमेशा हर फिल्म में, कम से कम मेरी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या बात है। किशन जी और भूषण जी, जिनको मुझसे उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन मैं इनको सर बोलना पसंद करता हूँ और इनको मैं आप बोलना पसंद करता हूँ। एक्चुअली आज हिंदी दिवस है, मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि हिंदी में बात करूंगा। तो मनोज मुंतशिर खामोश। नहीं, तो मैं, आप हिंदी में बात कर, प्रेस को हिंदी ही पसंद है एक्चुअली। वेरी गुड, इसीलिए ये भी डिप्लोमेटिक मूव था। नहीं तो सर आज इनसे पहली बार मैंने 6 वर्ड से ज्यादा सुने, हर बार ओके यस वाला रिप्लाई ही देते हैं। आप आते नहीं हो ना आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे। सर लेकिन तब की तुम बिन, अब की तुम बिन, दोनों का म्यूजिक का सीन बहुत बदल गया। मतलब कभी मुझे कोई बता रहा था कि तब कितने कैसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे ना। हम एक फिल्म का म्यूजिक जज करते थे फिजिकल सेल्स के हिसाब से। कैसेट्स जितनी बनती थी, लाखों कैसेटें बनती थी, तो हमें पता चलता था। मुझे अभी तक याद है जब तुम बिन का हमने म्यूजिक लॉन्च किया था, तो मैंने इनको अनुभव जी को बोला था कि एक ही दिन में हमारी 5 लाख कैसेट्स बिक गई हैं। और उससे पता चलता था कि कितनी पॉपुलैरिटी और कितना क्रेज़ था उस म्यूज़िक का। और जिस तरीके से एवरी डे कैसेट्स आती थी, क्योंकि मैंने उसी टाइम, आई थिंक उससे 3 साल पहले से ही मैंने बिजनेस शुरू किया था। और ये गेज होता था एक म्यूज़िक को कि पर डे लॉन्च के बाद कितनी कैसेट्स जाती हैं। अगर एक लेवल तक पर डे अगर 1 लाख कैसेट्स बिकती हैं, तो उससे एक आपको कनेक्ट मिलता था, यार ये म्यूज़िक बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, और उससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे भी फ़र्क पड़ता था। तो वो एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती थी। और आज म्यूज़िक इज़ मोर डिजिटल, तो आज आप रेवेन्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको एक वो कनेक्ट और वो फीलिंग नहीं आती। मतलब आप एक जज नहीं कर पाते हैं कि यार म्यूज़िक कितना पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज टुडे वी टॉक अबाउट व्यूज़ एंड हिट्स एंड ऑल विच यू कैन buy as a promotion and everything, so एक judgment नहीं मिल पाती। तो that was a very हाँ एक्चुअली वो बहुत हैंडेबल था। मतलब उसमें जिस तरीके से हम जज कर पाते थे, बहुत कनेक्टेड महसूस करते। और ये सब आपने तब जज किया था 21 में। आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि कभी भी आशीष नेहरा को ये नहीं बोलते कि तू ओपन कर और छक्का मार। जब आपने ये मूवी बनाई तुम बिन 1, तब देयर वाज गदर, देयर वाज लगान, और तब आपने आशीष नेहरा को बोला कि जाके तू छक्का मार। इनके साथ कंपीट करना वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट।
सी जैसे कि इन्होंने भी बताया, अनुभव जी ने, कि हम काफ़ी म्यूज़िक एल्बम्स बनाते थे। हमने इससे पहले दीवाना एल्बम बनाई थी। वो भी मेरी फर्स्ट म्यूज़िकल एल्बम थी जो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ में हमने बनाई थी। इट्स नॉट लाइक कि मैंने सिंगर को या म्यूज़िक डायरेक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उन्होंने गाने बना के दे दिए। तो वहाँ से मैं आई वॉज टेस्टिंग माई ईयर्स एज अ म्यूज़िक कंपनी ओनर कि मैं म्यूज़िक बनाना जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। उसकी सक्सेस के बाद एक कॉन्फिडेंस मिला, काफ़ी एल्बम्स बनाई जो बहुत चली। देन वन डे एज ही सेड कि मैंने इनको फ़ोन किया, ये म्यूज़िक वीडियो ही शूट कर रहे थे हमारा उस टाइम, कि फिल्म बनाते हैं। और उस टाइम सीरियसली स्पीकिंग फिल्म्स के बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं था। म्यूज़िक को सोच के ही हमने फिल्म बनाने की सोची कि यार म्यूज़िक तो अच्छा होगा, अच्छा बना लेंगे और इससे हमारा एक मालूम भी चलेगा कि हम फिल्म म्यूज़िक बना सकते हैं नहीं बना सकते। चलो बहुत बढ़िया। आज 2 टीजर्स हमारे पास लाइंड अप है। सर ने मुझे खास याद दिलाया है कि ऋषि एक टीजर, मतलब तुम मुलुंड से इतने दूर से आओ तो फिर एक ही कैसे दिखाऊं तुमको। तो सर टीजर्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वो हुआ कुछ यूं कि एक्चुअली एक छोटी सी खबर है, एक्चुअली पता नहीं शायद बड़ी हो कि हम लोग एक साथ 2 टीजर्स रिलीज कर रहे हैं और उसकी कहानी कुछ यूं रही कि हमको जो हमारी प्रोमो मेकिंग टीम है, ट्रिगर हैप्पी, अमित और राहुल वगैरह, उन्होंने हमको 2 टीजर दिए कि आप इसमें से एक चूज कर लो, अच्छा लगे तो मैं और भूषण जी साथ में देख रहे थे और दोनों बहुत अच्छे लगे। अब दोनों में से कोई भी कमिटी नहीं कर रहा था कि कौन सा टीजर पहले एयर पे जाए, और अचानक दोनों के मुंह से साथ साथ निकला दोनों रिलीज कर दें। और हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम 2 टीजर्स रिलीज करेंगे। तो पहले आपको एक टीजर दिखाया जाएगा, उसके बाद थोड़ी बातचीत करेंगे और फिर एक और टीजर दिखाया जाएगा। तो पहले टीजर के लिए तैयार? ऑलराइट, लेट्स डू दिस।